टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं शेफ नौरीन। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छे लग रहे हैं सर, फ्रेश लग रहे हैं। थैंक यू वेरी कहीं मच। जा रहे हैं या कहीं जाने वाले हैं या कहीं से आए हैं? बस अब मैं यहाँ आ गया हूँ और छा गया हूँ। छा गए, ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के महीने में आप बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे लोगों को ये पिंक रिबन के साथ देखते होंगे। नौरीन, शेफ नौरीन ने भी लगाया हुआ है पिंक रिबन। पिंक रिबन बेसिकली किस चीज़ का सिंबल है? अक्टूबर का जो महीना होता है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्रेस्ट कैंसर से बिल्कुल पाक हो जाए। ख़वातीन जो है वो हमेशा महफूज रहें, सेहतमंद रहें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन जितनी भी ख़वातीन हैं जो कि 40+ हैं, जो कि मानती नहीं हैं कभी कभी, लेकिन अगर मान भी जाएँ, आपको तो पता ही होगा आपकी क्या एज है, लेकिन जो ख़वातीन 40+ हैं उनको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई डॉक्टर क्या जाएंगे तो पता नहीं डॉक्टर हमें क्या बता देगा। भाई डॉक्टर वही बताएगा जिस चीज़ से आप गुजर रहे होंगे, जिस चीज़ का ख़तरा होगा। अगर बीमारी सही वक्त पे पकड़ ली जाए तो उसका इलाज बहुत ज़्यादा आसान होता है, जल्दी हो जाता है, कम पैसे लगते हैं और आप बहुत जल्दी सेहतयाब भी हो जाते हैं। नौरीन, आप अपनी चेकअप कराती हैं टाइमली? अच्छा, ईयरली चेकअप होता है मेरा। ईयरली चेकअप? हाँ, वो तो हमेशा से ही ईयरली, छोटे से लेके अभी तक ईयरली चेकअप होता है। आफ्टर 40 ऑफ कोर्स, तो आई एम 42, तो ईयरली चेकअप तो जरूरी है ना। अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, चेकअप कराते रहो तो ये तो अच्छा साइन है ना सेहतमंद रहने के लिए। लेकिन नौरीन, मुझे इतना अफसोस होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर के जाने से घबरा रहे होते हैं। अरे भाई क्या पता नहीं डॉक्टर हमें क्या बता देगा। एग्जैक्टली। लेकिन असफर मैं कहती हूँ जो क्या कहते हैं, जो घबरा गया, क्या कुछ होता है, खैर घबराना नहीं है। घबराना नहीं। अरे यार ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। इसको तो हम रहने ही दे। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अगर आप अपने मैमोग्राम्स रेगुलरली कराते रहते हैं तो आप इस बीमारी से महफूज रहते हैं। डॉक्टर्स का एक कहना है कि अगर एक दिन में 50 मैमोग्राम्स होते हैं तो उनमें कम से कम 2 से 3 ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस हो जाती है। तो अगर आप एक ऑफ कोर्स हमारा शो इस वक्त देख रहे हैं, इस बात को आम भी कीजिए, अपनी फैमिली में भी बताइए और कभी भी अगर आप कहीं दोस्तों के साथ कॉफ़ी चाय पे सहेलियाँ मिलके जा रही हो तो सिर्फ आपको 15 मिनट से आधे घंटे तक का वक्त दरकार होगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, अपना मैमोग्राम कराइए। अक्टूबर के महीने में बहुत सारे इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं जो कि ये सर्विस फ्री मुहैया कर रहे होते हैं। कहीं पे तो बहुत ही हाफ प्राइस में होती है। अक्टूबर के महीने के अंदर आप जाके प्लीज़ अपने मैमोग्राम्स कराइए, अपना चेकअप कराइए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला है, कोई किसी किस्म का कोई नॉट बन रहा है, ताकि वो डॉक्टर्स उसकी तशख़ीस करके उसका जल्द अज जल्द इलाज कर सकें। बिल्कुल, बीमारी शुरू होने से पहले इलाज हो जाए तो बेस्ट होता है। बेस्ट होता है। exactly. और नौरीन, आपको पता है लेटर एज के अंदर बहुत सारे लोग इस तरफ जा सकते हैं, हो सकता है उनको। जिस तरह मैं आपको बताऊं, एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी होता है कि अगर आपकी फैमिली में आपकी नानी को या आपकी नानी को या आपकी मम्मी को किसी को रहा हो ब्रेस्ट कैंसर तो आपको होने का खदशा हो सकता है। 100% कन्फर्म नहीं है कि आपको होगा। लेकिन अगर आप अपना इलाज क्या कहते हैं, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो अब एहतियात में भी यही आता है कि आप डॉक्टर के पास वक्ती तौर पे जाते रहें, टाइम टू टाइम जाते रहें, ताकि इस चीज़ की तशख़ीस हो सके। आज के एक बहुत ही शानदार शो आप लोगों के लिए लाइनअप किया है। हमारे साथ आज होंगी हिना अनीस, डॉक्टर फरहाना रहमान होंगी, शेफ नौरीन हमारे साथ हैं और आज आपकी मुलाकात कराएंगे हम नईम हक से भी राइट एट द एंड ऑफ द शो। लेकिन आज का जो हमारा शो है ये हम डेडिकेट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को। हम चाहते हैं इस बीमारी की अवेयरनेस फैले ताकि आप लोग हमेशा सेहतमंद रहें। आज वैसे आपके मेन्यू में क्या है? आज हम बनाने क्रीमी स्पिनच के साथ चिकन।
वाओ, जिसमें नूरपुर का मिल्क है, नूरपुर की क्रीम ऐड होगी। एक्सेलेंट जी। जबरदस्त, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। वैसे नौरीन, कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको एक खदशा, एक खौफ रहता है किसी भी चीज़ का? हाँ। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको खौफ रहता है कि यार अगर मैं बाहर रोड पे वॉक करते हुए बात करूंगी तो शायद मोबाइल छिन जाएगा या इस तरह बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि यार अगर मैं अभी, तुम्हें पता है मैं नहा के एसी में बैठ गई थी, अब तो मेरे मसल्स स्टिफ बहुत हो ही लोग- जाए। कुछ अच्छा, ये तो खैर गलत है असफर कि आप नहाने के बाद फौरन एसी में क्या फैन में भी नहीं बैठे। ये तो दिस इज हेल्दी नहीं है ये। लेकिन ये कि कुछ लोग जो वहमी होते हैं कि मोबाइल है, देखिए जो होने वाली चीजों की वो तो होके रहेगी, चाहे आप कितनी भी एहतियात कर लें। यहाँ ज्यादा डर लगता है, चाहे बाहर इतना डर नहीं लगता। लेकिन जो आपके खौफ होते हैं ना, आप अपने खौफ को भी एक तरह से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का डर होगा कि ये चीज़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो आप उस चीज़ को सोच सोच के इतना वक्त दे रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कभी कभी उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो अपनी सोच में भी किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं लेकर आइए, कोई भी बुरी चीज़ें मत सोचिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन एक आमीन। उसके साथ साथ ये भी है कि हम लोग कभी कभी इतना बुरा सोच रहे होते हैं नौरीन कि हम लोग वो चीज़ अट्रैक्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली, और फिर उससे फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है। इससे जब पॉजिटिव रहेंगे ना, पॉजिटिव थिंकिंग, तो पॉजिटिव ही रहेगा पूरा दिन। सब कुछ पॉजिटिव। एग्जैक्टली, बिल्कुल पॉजिटिविटी। वक्त हो जाता है ख़वातीन और हज़रात एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर फरहाना रहमान। सलाम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। जिस तरह मैं आपको अभी इंट्रो में बता रहा था कि अक्टूबर का जो महीना होता है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है, पिंकटोबर भी कहा जाता है। और आज हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डॉक्टर साहबा से बात करेंगे। डॉक्टर साहबा, ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही मौलिक बीमारी है और मेरे ख्याल से हर साल हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पूरा साल बात तो करते हैं, लेकिन अक्टूबर में हम ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस एज से मैमोग्राम कराना शुरू करना चाहिए? ठीक है असफर, इसका तो एक बहुत डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कि आफ्टर 40। लेकिन इसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं कि मैमोग्राम जल्दी भी करा सकते हैं, क्यों करा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग बात करते हैं तो जैसे कोरोना में खौफ ज़्यादा फैला था, इसी तरह से जब हम कहते हैं ये हो जाए तो आपने दिखाना है, तो एक मिथ्स डेवलप हो जाती है, लोगों का फियर फैक्टर बढ़ जाता है। ज़रा सा भी कुछ हो तो वो बस सोच लेते हैं कि हमें तो कैंसर हो गया है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि सेल्फ़ एग्जामिनेशन जब हम सिखाते हैं पेशेंट्स को या अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ फैक्टर्स देखने हैं। और सेल्फ़ एग्जामिनेशन या स्क्रीनिंग का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि देखना है कि है या नहीं है। स्क्रीनिंग का या सेल्फ़ एग्जामिनेशन का 100% ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ होगा ही या कोई पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो यूजुअली जो नॉर्मली पाकिस्तान के लिए आफ्टर 40 इयर्स एक हो जाना चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में आपके फर्स्ट डिग्री यानी कि आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स में से किसी को अगर कोई भी ओवेरियन मतलब अंडेदानी का कैंसर या कोलॉन का कैंसर या इस तरह का कोई कैंसर है अदर देन ब्रेस्ट, तो भी आपके ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है और उस वक्त आप 35 इयर्स अर्ली भी एक मैमोग्राम करा सकते हैं। प्लस ये कि अगर कोई ऐसी चीज़ डेवलप हुई है जो तेज़ी से ग्रो कर रही है या आप सस्पिशियस हैं तो भी करवाया जा सकता है, लेकिन बहुत यंग एज में मैमोग्राम का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो इतने अच्छे रिजल्ट्स देता नहीं है। अल्ट्रासाउंड से काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि क्या चीज़ है और उसको किस उस पर लेके जाना, फर्दर क्या उसकी असेसमेंट होगी। लेकिन ये कि जब ज़रूरत है तो फिर मैमोग्राम करा लेना चाहिए 40 से पहले भी। 40 से पहले भी कराना चाहिए। और डॉक्टर साहब, वैसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? आप रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले तो जो आपने देखा है कि बढ़ गए इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, ज़्यादा डेथ्स हो रही है, एयरली नंबर ऑफ़ वुमेन गेटिंग ब्रेस्ट कैंसर इज़ इंक्रीजिंग। उसकी वजह मेन जो है वो लाइफस्टाइल हमारा बहुत चेंज हो गया है। जैसे और सारी चीज़ों में ओबेसिटी है, BMI आपका ज़्यादा है, फिर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, फिर आपकी हैबिट्स में स्मोकिंग अल्कोहल का यूज़ है, फिर और मेन जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सन बलूगत का 12 साल से पहले हो जाना या बहुत देर से मीनोपॉज़ संन्यास का आना, फिर इसके अलावा बच्चे ना होना, ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया, और दूसरे फैक्टर्स हैं कि
जैसे आपका जो है वो कभी कोई किसी वजह से कोई रेडिएशन लेनी पड़ गई हुई या इस तरह की चीज़ें हैं जो इन आपके रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। होने का खर्चा होता है। होने और का। डॉक्टर साहब हेरिडिटरी भी एक फैक्टर है ना उसमें? जी, हेरिडिटी में असल सबसे मज़े की बात ये है कि वो जीन्स को कहते हैं कि अगर आपकी BRCA1 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव आ रही है तो चांसेस है, लेकिन वो ज़्यादातर 5 to 10% रीज़न होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। और उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि बस पॉजिटिव आ गई तो, लेकिन ये 5 से 10% लोग उसके जो इस जीन्स के साथ जो है वो शिकार होते हैं। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो कर सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर या जिसके रिस्क को बढ़ा सकती हैं। तो वही वाली बात है कि फैमिली हो गई, हेरिडिटरी हो गया, आपकी फैमिली में हिस्ट्री हो गई, आपका लाइफस्टाइल हो गया, आपका जो पूरा रिप्रोडक्टिव ईयर है वो कैसे गुजरे, तो उन सबको मिला जुला करके हर चीज़ का एक पार्ट है जो वो प्ले करता है। अच्छा डॉक्टर साहब प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं? प्रिकॉशनरी में सबसे कुछ तो ऐसी चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे आपकी एज ज़्यादा हो गई है या मेनार्की पहले हो गई, यानी बलूगत पहले आ गया, वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपकी फैमिली हिस्ट्री आपके हाथ में नहीं है, जेनेटिक्स आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, मॉडिफाइबल जिनको हम चेंज कर सकते हैं रिस्क फैक्टर्स, उसमें ये है कि आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करें, आप अच्छी हेल्दी डाइट लें, आप सारी शुगर्स और इस तरह की चीज़ें जो ओबेसिटी करती हैं उनको कट डाउन करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं, कोशिश करें कि आप बच्चों को अपने ब्रेस्ट फीड करवाएं, और इसके अलावा स्मोकिंग अल्कोहल का अगर इस्तेमाल है तो उसको कम करें या तर्क करें। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है कोशिश मतलब अगर नहीं ज़रूरत है तो आप हार्मोन्स की जो थेरेपीज़ होती हैं वो अननेसेसरी, या स्पेशली अगर आपको कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी लेने हैं तो आफ्टर एज ऑफ 35 ईयर्स या ज़्यादा एज के बाद कोशिश करें कि ना लें उनको, ना लें। और इसी तरह पोस्ट मेनोपॉजल भी हार्मोनल थेरेपी, अब यही होता है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट उसको कैलकुलेट किया जाता है कि थेरेपी का फ़ायदा है या नहीं है, पेशेंट को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है, तो फिर उसके बाद डिसाइड किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब जिस तरह यूजुअली ये देखा जाता है कि लोग ओवरवेट होने को बहुत ज़्यादा बीमारियों से जोड़ रहे होते हैं, तो कोई खातून है जो कि ओवरवेट है लेकिन ओवरऑल उनकी हेल्दी लाइफ गुजरी है, क्या वो भी एट रिस्क हो सकती है? जी, ओबेसिटी, क्योंकि जब आपका एक्स्ट्रा फैट है ना वो एक्स्ट्रा हार्मोन्स बना रहा है, तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन हाँ, देगा। वो रिएक्शन वो जो एस्ट्रोजन ज़्यादा बना रहा है तो एरोमेटाइज करवा रहा है, तो वो भी एक उसका फैक्टर है जो ब्रेस्ट को इफेक्ट करेंगे और रिस्क फैक्टर बढ़ेगा। बढ़ेगा उससे। अच्छा डॉक्टर साहब जब ब्रेस्ट कैंसर अगर खुदा न खास्ता किसी खातून को हो जाता है, इमीडिएटली कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? सबसे पहले तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपको पता चली, जैसे यूजुअली हम कहते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं, अगर तो नॉर्मल, जैसे बहुत सारी ऐसी ब्रेस्ट डिजीज़ होती हैं वो उसमें भी जो नॉर्मल आपके लम्स और नोड्स बन रहे होते हैं तो वो इतने ख़तरे वाले नहीं होते। उनमें आपने देखना है कि वो आपका साइकिल से पहले है, साइकिल के साथ है, आ रहा है, जा रहा है, कब इंक्रीज़ हो रहा है, कब डिक्रीज़ हो रहा है। प्लस ये कि अगर आपको कोई ऐसा लम्प मिलता है जो बहुत हार्ड है, जिससे आपकी स्किन चेंजेस हो रही हैं, पेनफुल और नॉन पेनफुल दोनों हो सकते हैं। ज़्यादातर यूजुअली हम कहते हैं कि पेनफुल थोड़ा तसल्ली होती है कि नॉन कैंसरस हो गए, लेकिन हो भी सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो उनका अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड के साथ फिर मैमोग्राफी है जो सेकेंड स्टेप है, और फिर दोनों को कोरिलेट करके जो स्टेजिंग या जो कि भी उसका रिजल्ट होगा उसके बाद फर्दर नॉर्मली जनरल सर्जन या ब्रेस्ट सर्जन्स के पास ये सारी रिपोर्ट्स लेके जाया जाता है, और वो नेक्स्ट स्टेप बताते हैं कि आपकी लाइन ऑफ एक्शन सर्जरी है, रेडियो कीमोथेरेपी है, या क्या आपने इसके पास करना है। अच्छा डॉक्टर साहब मेमोग्राम्स क्या फ्री होते हैं या उनकी कोई कॉस्ट होती है, कहाँ कहाँ से करा सकते हैं? मेमोग्राम इस पर नॉर्मली तो हर जगह पे हो रहे होते हैं, लेकिन ये कि जैसे पिंक अक्टूबर ये इन लोगों का जो स्टार्ट है कि कैंपेन्स करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स यूजुअली स्पेशली अक्टूबर के महीने में फ्री स्कैनिंग ऑफ़र करते हैं, कैंप्स रखते हैं पूरे, जिसमें वो फर्स्ट मेमोग्राम फ्री कर देते हैं, फिर फॉलोअप के लिए वो अगर कोई ऐसा इसमें डिटेक्ट हो जाता है, कोई पेशेंट निकल आता है तो फिर उसको फॉलोअप के लिए वो बुला लेते हैं। तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह ही कैंपेन्स रखी जाती हैं स्पेशली अक्टूबर के महीने में, और ये पिंक अक्टूबर वाले तो गांव वगैरह में मोबाइल लेके जाते हैं और वो सारा कुछ करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेशली इस मंथ में ऑर्गेनाइज करते हैं। यूजुअली बहुत मतलब एक्सपेंसिव होता है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन जब ये मंथ आता है तो फिर लोग अरेंज करते हैं, सारे बड़े हॉस्पिटल्स रखते हैं फ्री कैंप और इस तरह करके वो ऑफ़र करते हैं, या डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं या फ्री ऑफ़र करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब क्या जब ब्रेस्ट कैंसर से क्या लोग मुकम्मल आज़ादी हासिल कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है किस टाइप का कैंसर है और कब किस स्टेज पे डायग्नोज हुआ है। अर्ली है तो इसीलिए तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि अर्ली डिटेक्शन है और कंसाइज एक ही जगह पर है तो कंप्लीट आपने एरेडिकेशन कर दी, या तो सर्जरी से उसके बाद रिमेनिंग को आपने रेडियो कीमो से ख़त्म कर दिया, और फिर वो पेशेंट फॉलोअप पे रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब एक जो मिथ है कि कैंसर ऑलवेज कम्स बैक,
कि वो रिलैप्स हो रिकरेंसेस सकता के है? चांसेस होते हैं, रिकरेंसेस के चांसेस हर कैंसर में होते हैं, और इसमें जो है वो वही है कि किस स्टेज पे सर्जरी हुई और क्या क्या उसके प्रोग्नोसिस फैक्टर्स, जैसे हम कहते हैं कि क्या इसका सर्वाइवल या प्रोग्नोसिस होगा, तो उसमें सारी चीज़ें आती हैं कि कहाँ कहाँ डिटेक्ट हुआ, सर्जरी कितनी सक्सेसफुल थी, फॉलोअप पे कितना पेशेंट आया। तो रिकरेंसेस के चांसेस हर दफ़ा होते हैं, लेकिन बहुत कम हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलोअप और ट्रीटमेंट लें, तो फिर आप वही अर्ली आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते ख़त्म कर सकते हैं। कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब बहुत सारे इस तरह के ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो कि अब एक नॉर्मल लाइफ बिल्कुल, बहुत गुजार सारे रहे ऐसे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल हैं, और क्योंकि उनकी वजह यही है कि उनका कंप्लायंस अच्छा है और वो बिल्कुल रेगुलर फॉलोअप्स पर हैं। एक ये बहुत मेन फैक्टर है कि पेशेंट एक दफ़ा, स्पेशली जो दूर दराज से आते हैं, वो एक दफ़ा ठीक होकर चले जाते हैं, फिर उनका कुछ नहीं पता चलता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको खुद भी समझ में नहीं आती। समटाइम्स रिकरेंस होती है और बहुत सिवियर उसके साथ वापस आते हैं कि बहुत ज़्यादा वो अच्छा डॉक्टर साहब हमारे मुल्क में और वैसे भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो कि डॉक्टर्स के यहाँ जाने से घबराते हैं कि भाई डॉक्टर कुछ बता ना दे और एकदम से कुछ हमें हो ना जाए। डॉक्टर साहब इनिशियल क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमें फ़ौरन से डॉक्टर के पास रिलीज भागना कर चाहिए? वही असल में मैंने कहा ना कि डर ज़्यादा बैठ जाता है, और जिसकी फैमिली हिस्ट्री हो वो तो कहता है कि मुझे एक नोड्यूल भी हो गया तो बस हो गया। कैंसर ही है ये। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप एक तो सेल्फ एग्जामिनेशन करें, उसमें आप जो चीज़ नोटिफाइबल है वो ये है कि अगर तो कोई ऐसा लंप है जो आप बहुत हार्ड है या फर्म टाइप का है, उसकी मार्जिन्स आपको नहीं समझ में आ रही, या तेज़ी से बढ़ा है, या कि आपकी उसकी जो ऊपर की ब्रेस्ट की स्किन है वो जैसे ऑरेंज की पील होती है, उसमें डिम्पल्स पड़े होते हैं, अकड़ी भी होती है, या निपल रिट्रैक्ट कर गई है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप मूव करते हैं तो वो वॉल के साथ, मतलब आपको लगता है कि वो नहीं हिलता, वो स्टिक हो चुका है या उसके साथ लगा हुआ है, इस तरह के आप चेंजेस देखें। या डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज नॉर्मली वाइट मिल्क होता है या सीरियस या ब्लड वाला, वो एब्सेसेस में भी हो रहा होता है। लेकिन अगर आपको एक तरफ है या खुद ब खुद ही हो रहा है तो फिर आप दिखा दें, क्योंकि एक्सप्रेस करने से यूजुअली होता है कि वो मिल्क होगा या एब्सेस का कुछ होगा। लेकिन ये कि अगर इस तरह के चेंजेस हैं आपको, और प्लस ये कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो इट्स बेटर कि आप उसको इवेल्युएट करवा लें, आप घर बैठ के सोचें नहीं कि ये है या नहीं है। सबसे बेस्ट एक अल्ट्रासाउंड और उसके बाद एक मेमोग्राम, अगर आपकी एज है और अप्रोप्रिएट है तो वो आपको कम से कम 1 साल तक के लिए या 2 साल तक के लिए, समटाइम्स सब कुछ ठीक होता है तो 5 ईयर्स के बाद भी एज पे कहते हैं कि आप आके अपना मेमोग्राम आप जब एज हो जाएगी तब करवाइएगा। यूजुअली यंग एज में फ़ायदा भी नहीं होता। चेकअप्स कराते रहना चाहिए आप कह रही हैं। हाँ। हाँ, फॉलो, अगर आपको कोई सस्पिशियस है तो आप दिखाना बेहतर है, लेकिन डरना भी नहीं है उससे कि वो कोई डॉक्टर गलत ही बात आपको बताएगा या बैड न्यूज़ ही देगा आपको। वक्त तो जाते एक छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है और डॉक्टर फरहाना रहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद है और बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपको अपनी बर वक्त तशखीस करवानी चाहिए और अगर बर वक्त तशखीस हो जाए तो बहुत जल्दी इस मर्ज़ को रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स इस वक्त स्क्रीन पे हमारी ऑडियंस के आ रहे होंगे, इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए ज़रा। इसमें अभी हम थोड़ी देर पहले जैसे बात कर रहे थे कि जेंडर है, फीमेल में ज़्यादा चांसेस हैं, फिर एज में जो है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसका रिस्क ज़्यादा बढ़ता चला अब जाता है। सबसे पहले जेंडर में कह रही है फीमेल में ज़्यादा चांसेस, मतलब मर्दों को भी हो सकता है। मर्दों के भी 1 to 2% चांसेस होते हैं ब्रेस्ट 1 कैंसर से 2% होते हैं, चांसेस होते हैं, मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ठीक है। फिर एज है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। स्मोकिंग, अल्कोहल की हमने पहले बात की कि इसका कंजप्शन ज़्यादा होगा तो ये रिस्क फैक्टर है। किसी वजह से कोई रेडिएशन ली हो तो भी रिस्क फैक्टर है। जेनेटिक्स में हम डॉक्टर साहब रेडिएशन के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने जो चेहरे पे वो करवा रहे होते हैं थेरेपीज, उसमें कभी वाइट रेड रेज ले रहे हैं, वो भी रेडिएशन में आती है। रेडिएशन प्रॉपर्ली, जैसे थायराइड कैंसर या इस तरह उस तरह की की radiation की बात प्रॉपर करें। ज़्यादा ओके, एक्सपोजर ओके, हो। और जेनेटिक्स में हमने जीन्स की बात की, 5 to 10% लोगों को चांसेस होते हैं 70% के हो जाएगा। एंड हार्मोन्स में हमने कहा कि एक्सपोजर है, और इसमें वही कि अर्ली मेनार्की या लेट मेनोपॉज है तो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हार्मोन्स का एक्सपोजर है, या आप हार्मोन्स की दवाइयाँ ले रहे हैं या कुछ भी किसी भी सेंस में किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम तक, स्पेशली आफ्टर एज ऑफ 35 अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं। ओबेसिटी के आपसे हमने वही कहा कि ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसमें फिर ओबेसिटी के साथ आपका डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी और अनहेल्दी ईटिंग आ जाता है।
ये तकरीबन आपके रिस्क फैक्टर्स के साथ आपकी वही वाली बात है कि आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि एक्सरसाइज करें, मेंटेनिंग गुड वेट, गुड हेल्दी डाइट, और फिर उसके बाद आप जो सारी चीज़ें हैं उनको कट डाउन करें। डॉक्टर साहब इसमें लिखा हुआ है गिविंग बर्थ एट एन ओल्डर एज। अच्छा, इसमें ये होता है कि नली पैरिटी एक वर्ड है कि जिसमें ये कि बच्चे नहीं हुए, वो भी है कि उसका भी रीज़न वही हार्मोन्स का ज़्यादा एक्सपोजर आता है। और आपका 35 इयर्स ऑफ एज के बाद अगर आप बच्चे फर्स्ट बेबी आपका फर्स्ट चाइल्ड 35 इयर्स ऑफ एज के बाद आ रहा है तो वो भी एक फैक्टर है। हो सकता है, हो सकता है वो भी, क्योंकि इतने टाइम तक जो है वो यूट्रस को या ब्रेस्ट को इन लोग को टाइम नहीं मिला, हार्मोन्स ब्रेक नहीं मिला इनको, तो इसलिए फिर ये भी एक रिस्क फैक्टर है जैसे और सारे रिस्क फैक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब इसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। डॉक्टर साहब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कौन लोग यूज़ करते हैं? मीनोपॉज के बाद ना, जिनको ज़रूरत पड़ती है या जिनका नेचुरल मीनोपॉज हो, जिनको अपने दूसरे सिम्टम्स की वजह से लेनी पड़ रही है, तो मैंने अभी आपसे जैसे बात की थी कि हम उसको रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स पे देखते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, कार्डिक इश्यूज़ हैं और बहुत सारे फैक्टर्स को देखने के बाद ये डिसाइड होता है कि इस पेशेंट के लिए रिस्क ज़्यादा है या बेनिफिट ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये ईटिंग लॉट्स ऑफ प्रोसेस्ड एंड पिछली तस्वीर पे आए ज़रा, ईटिंग लॉट्स ऑफ प्रोसेस्ड एंड फैटी फूड। डॉक्टर साहब ये Obesity तो हमारे यहाँ का कॉमन है। कॉमन है, तो बहुत उसमें देखें इस पर कितने फीसद रिस्क होगा डॉक्टर साहब इसमें? कितने फीसद रिस्क होगा ये ये आपका रिस्क फैक्टर ओबेसिटी को बढ़ा रहा है ना, इट इज़ लीडिंग टू ओबेसिटी, ओवरवेट, और वो कैंसर का रिस्क एक्चुअली जो है सारा वो उसको लेकर के जा रहा है वहाँ पे। ठीक है। यूजिंग हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मेथड्स, वही कि आफ्टर अगर आपने लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिए आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर थोड़ा थोड़ा सोच लें, सोच लें। थोड़ा सोच लें। अच्छा ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा ways to reduce your risk for breast cancer: healthy weight, exercise, getting sleep, limiting alcohol intake and breastfeeding your babies। डॉक्टर साहब ब्रेस्ट फीडिंग का तो अब इतना ज़्यादा कल्चर मेरे ख्याल से Develop थोड़ा सा डेवलप नहीं हो रहा। नहीं डॉक्टर हो साहब इतने सारे अच्छा, हम कोशिश करें डेवलप करने की, क्योंकि अब होना भी था नेचुरल प्रोसेस। हाँ नेचुरल प्रोसेस है। और जो अब जैसे पेशेंट्स आते हैं तो पहले ये होता था कि कॉन्सेप्ट था, स्पेशली जो सेक्शंस वाले पेशेंट होते थे वो तो पिलाना ही नहीं, 2-3 दिन तक तो उन्होंने देना नहीं। लेकिन ये कि अब कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक बदला है, लेकिन वही वाली बात है, जनरलाइज जिन लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुँची, जिन्हें नहीं पता, वो वही है कि डिपेंड करता है कि जो फैमिली है या मदर का माइंडसेट क्या है। आपको अक्सर लोग जो है वो फिगर और उसकी वजह से और मोटापे की वजह से और उसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करते हैं, तो जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं वो ज़्यादा स्मार्ट रहती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह हेल्दी भी रहती है और प्लस ये कि वो अपनी प्रॉपर डाइट भी ले रही हैं उसके साथ। हेल्दी लाइफस्टाइल में मतलब उनका ये ब्रेस्ट फीडिंग भी आएगा और उनका अच्छा वेट मेंटेन होता है, फिगर भी उनकी अच्छी रहती है ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से। मसला सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि प्रॉपर तरीका किसी को नहीं पता होता, तो उसकी वजह से मसले मसाइल पैदा होते हैं। और एक तरह से जितनी चीज़ें भी नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है, उनका फ़ायदा अब जा कर के लोग रिसर्च के बाद उसको प्रूफ कर रहे हैं। अगर हम सिंपली नेचर को फॉलो कर लें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब भाई एक चीज़ और कि कुछ लोग कुछ खवातीन हैं जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स थोड़े हाई हो जाते हैं, एस्ट्रोजन के लेवल्स कम होते हैं, अगर वो अपने लेवल्स मेंटेन करने के लिए हार्मोनल बैलेंस रखने के लिए अगर ये मेडिसिन लें उससे भी रिस्क हो सकता है? वो डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए ली है और क्या मतलब जैसे पीसीओएस में वो चल रहा होता है, एक्नी के प्रॉब्लम, हिर्सुटिज्म का भी है, तो उन सब में भी हमें देखना पड़ता है कि कितने टाइम तक होगा, क्योंकि हम उसमें भी 3 मंथ्स की एक रेगुलर के बाद एक ब्रेक देते हैं उन्हें। ठीक है। तो ये सारा वो ये कि इट डिपेंड्स कि हार्मोनल एक्सपोजर कितना ज़्यादा है, कितने टाइम तक है, कितना कांस्टेंट है, तो फिर उस पर रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं। और हर रिस्क फैक्टर का मतलब ये नहीं है कि हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने जो हमारे हाथ में है, जिनसे हम बच सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं। पूरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली मैनेजमेंट, तो बहुत सारे आगे के जाके कॉम्प्लिकेशंस को मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स को कम कर सकती है कि अगर आप अर्ली स्क्रीनिंग करवा लें। और डॉक्टर साहब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि मानते हैं कि आप अपनी जो डाइट है उससे ही बहुत सारी चीज़ों को आप बचा सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर साहब कौन सी ऐसे फल हैं या सब्जियां हैं, कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनका इंटेक रखना चाहिए ताकि हर तरह के कैंसर से आप महफूज रहें? देखिए ज़्यादातर तो जो वो कैरेटिन कंटेनिंग फूड्स जैसे जिन्हें कहते हैं कि वो एंटी कैंसरस होते हैं, कुछ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल हर डाइट में बैलेंस होना चाहिए। किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगी। तो आप मेन तो सबसे इसमें एक जनरल कॉन्सेप्ट ये रखें कि जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं उन्हें कंज्यूम करें, फ्रोज़न ना लें,
सीजनल जो आपकी वेजिटेबल्स आ रही हैं उन्हें कंज्यूम रखें। आपके जो मील्स का पोर्शन है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए कि कितनी सर्विंग्स आपने पर वीक लेनी है। किसी भी चीज़ की तरफ आप बिल्कुल चले जाएंगे, आप अगर टोटली वेजिटेरियन हो जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है, आप टोटली मीट पर चले जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है। और उसके साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्दी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर आपका ये जो काउच पोटैटो वाला लाइफस्टाइल है तो ये भी अच्छा नहीं है। बेशक आप कम खा रहे हैं, लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे तो वो भी ठीक नहीं है इसके लिए। और हर खातून को आफ्टर द एज ऑफ 35 मेमोग्राम्स और अपने चेकअप्स कराते रहने चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है। जिस तरह भी डॉक्टर साहब बता रही थी, ये एक बीमारी है, लेकिन अगर अर्ली डिटेक्शन हो तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच भी सकते हैं। और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब, जो लोग हेरिडिटरी ट्रैक के ऊपर होते हैं, उनको आपके ख्याल से क्या जल्दी मेमोग्राम्स में चले जाना चाहिए चेक उनके अगर सिम्टम्स हो तो फिर उन्हें जैसे 35 और 40 के बाद हम एक जनरल कहते हैं, लेकिन अगर उनको सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो वो एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड तो ज़रूर करवाएं, और अगर सूटेबल हो तो फिर मेमोग्राम भी करवा लें, क्योंकि 30 इयर्स ऑफ एज से पहले अगर मेमोग्राम कराएं तो वो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। अल्ट्रासाउंड से काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, और वो ये कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फिर आप थोड़ा ज़रा कॉन्शियस रहें और इग्नोर ना करें छोटी छोटी चीज़ों को। आप बेहतर है कि एवेल्यूएट करवा लें। डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी वर्क करती है इसमें ब्रेस्ट कैंसर में? जी, कीमोथेरेपी अगर बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है तो मेन तो आप एक्सरसाइज कर देते हैं सर्जिकली, और फिर कीमोथेरेपी के सेशंस होते हैं, और उसमें जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं जिनको आप निकाल नहीं सकते तो वो ख़त्म किए जाते हैं, किल किए जाते हैं। तो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी दोनों का रोल है, ये डिसाइड होता है कि किसको क्या चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए स्मर्ट्स की और इतना फैला हुआ ना हो, तो रेडिएशन से भी इसको क्योर कर सकते हैं? हाँ, रेडिएशन डिपेंड करता है कि अगर नहीं फैला हुआ और बिल्कुल लोकलाइज्ड है तो फिर रेडिएशन भी है, और उसके अलावा एक्सीजन का डिसाइड करते हैं सर्जन के अब कितना बड़ा मास है और क्या है, कि एक्सीजन और रेडियोथेरेपी या फिर सिंपल रेडियोथेरेपी से भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ज़्यादा परसेंटेज पेशेंट्स की जो आपने देखी है, वो किस एज ग्रुप के होते हैं ब्रेस्ट कैंसर? अमूमन 50 के बाद के, 55 के बाद के ही होते हैं। यंग तो बहुत कम इस तरह रेयर होते हैं, यंग एज में है भी, इसीलिए मेमोग्राम को का स्क्रीनिंग का रेशो भी कम रखते हैं, क्योंकि यंग एज में इतना होता नहीं है, तो इसलिए। और ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर का महीना है और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली की जो भी ख़वातीन है जो कि 40 प्लस है, आप प्लीज़ उनको कन्विंस कीजिए, क्योंकि मेमोग्राम के लिए जाना, डॉक्टर के यहाँ जाना, बहुत अभी तक लोग डरते हैं, घबराते हैं, कहते हैं क्या है, मैं सेहतमंद तो हूँ, छोड़ो जाने दो। आप कन्विंस कीजिए, मेमोग्राम कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कभी कभी सिर्फ वो जो गुठली सी होती है ना डॉक्टर साहब, जिसको अगर आप जल्दी तशखीस कर लें, डॉक्टर साहब अगर जल्दी उसकी डिटेक्शन हो जाए तो फिर क्या ऑपरेट करके उसको निकालते हैं? नहीं, ऑपरेट वही है ना कि कितना छोटा है और क्या है, बाद उसके बाद तो फ़ौरन जो है उस सिस्ट का एक बायोप्सी भी होती है, पहला स्टेप है। बायोप्सी के बाद अगर वो कैंसरस है तो उसको अगर रिमूव कर सकते हैं तो करेंगे, वरना वो रेडिएशन कर सकते हैं तो उससे करेंगे। दैट डिपेंड्स कि वो निकलता क्या है। और स्पेशली हमेशा जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो तो एक्जिला एंड आर्मपिट्स को भी चेक करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर भी बाज़ों का तो इग्नोर हो जाता है, हो सकता है वो लिम्फ नोड्स अगर हो तो वो भी होते हैं, और लोग यूजुअली जो सिर्फ ब्रेस्ट को एग्जामिन कर रहे होते हैं, एक्जिला को नहीं देख रहे होते। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर 40 साल की उम्र क्रॉस कर चुकी हैं तो प्लीज़ अपने मेमोग्राम्स कराइए, और अपनी फैमिली के अंदर जो बड़े एल्डरली ख़वातीन हैं उनको भी कन्विंस कीजिए कि वो भी जाके मेमोग्राम कराएं। हर हॉस्पिटल में अक्टूबर के महीने के अंदर बहुत जगहों के ऊपर कभी हाफ प्राइस में, कभी फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोग्राम्स हो रहे होते हैं, ताकि आप लोग इस मौलिक बीमारी से बच सकें। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। थैंक यू असफर। चलिए जी, आज हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे किचन में है नूरपुर, जो कि हमारे किचन की जान बन चुका है, और हम नूरपुर की ही क्रीम से एंड UHT ट्रीटेड मिल्क से जो आज हम बनाने जा रहे हैं रेसिपी, वो है आपका क्रीमी पालक चिकन।
स्पिनच चिकन, जिसमें जो स्पिनच है मतलब पालक है, उसमें आयरन बहुत होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और आयरन में एक और पालक में एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, अक्सर लोगों को ये नहीं पता होगा, ये शायद पता भी होगा कि अक्सर हम जब भी पालक गोश्त बनाते हैं या पालक चिकन बनाते हैं, व्हाटएवर हम पालक की कोई भी डिश बनाते हैं, हम उसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं। उससे कभी कभी नमक बहुत तेज़ हो जाता है, तो वो इसलिए हो जाता है कि पालक में ऑलरेडी नमक थोड़ा सा होता है, तो इसमें नमक हमेशा कम डाला करें ताकि फिर वो कड़वा नहीं होगा आपका। और अगर कड़वा हो भी जाए तो सबसे बेस्ट क्या है, हमारे पास नूरपुर UHT ट्रीटेड मिल्क है, इसमें आधा कप आप मिल्क डालें जिससे आपका नमक कम हो जाएगा, और 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड कर दें तो इससे खाने का टेस्ट और भी ज़बरदस्त हो जाएगा, मज़े का हो जाएगा, और आपका नमक भी कम हो जाएगा। ये बेस्ट है, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अच्छा, ये मैंने लिया है 1/2 kg पालक है इसमें, जो कि मैंने ब्लांच किया है, मतलब पानी को उबाला, उसके अंदर मैंने पानी को जब उबल गया पानी, मैंने उसको बंद कर दिया फ्लेम को, फिर मैंने उसमें पालक के पत्ते डाल दिए छोटी डंडियों के साथ, बाकी डंडियां हमने इसको कट कर दी। 5 से 7 मिनट उसको गर्म पानी में रहने के बाद फिर हमने इसको ब्लेंड कर लिया। 2 से 3 आइस क्यूब्स डाल के हमने ब्लेंड किया। आइस क्यूब्स हमने क्यों डाले, क्योंकि ताकि पालक का जो उसका ओरिजिनल कलर है वो चेंज ना हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें एज इट इज़, ये ग्रीन का ग्रीन है, ठीक है। अच्छा जी, हमने ये 1/2 kg पालक ली, 1/2 kg हमने इसमें चिकन लिए जो कि हड्डी के साथ है, विद बोन्स है। चाहे तो आप लोग बोनलेस भी बना सकते हैं चिकन के साथ। कड़ी लीव्स हैं, जो कि आपको पता है जब भी मैं ये देसी खाने बनाती हूँ, कड़ी पत्ते के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पालक का, सब्जियों का, व्हाटएवर। गरम मसाला इसमें जाएगा, नूरपुर UHT ट्रीटेड मिल्क इसमें 1/2 कप जाएगा, हरी मिर्चें हैं, टोमेटो का पेस्ट है, टोमेटो प्यूरे है, टोमेटो को मैंने ब्लांच भी किया, उनको मैंने थोड़ा सा प्यूरे बना लिया, और पेस्ट भी इसमें ऐड होगा। क्रीम इसमें जाएगी नूरपुर की, हरा धनिया है, जीरा है, क्यूमिन सीड साबुत जीरा है, हल्दी का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, लीमू का रस है, लहसुन कुटा हुआ है, प्याज मैंने एक इसको ब्लेंड कर लिया था, ठीक है, ये इसमें जाएगा। और दही इसमें 1 कप हम इसमें ऐड करेंगे। तो चले हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, चूल्हा जलाना है, ताकि मैंने इसमें 1.5 कप ऑयल ऐड किया है, ठीक है। इसमें 1 से 1.5 कप मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ये प्री हीट होगा तो फिर हम इसके अंदर ये प्याज जो मैंने पीस के रखी थी ये इसके अंदर जाएगी, कुटा हुआ लहसुन इसके अंदर जाएगा, और करी लीव्स इसमें जाएंगे, जीरा जाएगा। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालते हैं अनियन, ठीक है। अनियन को थोड़ा सा हमने इसको पकाना है इस तरीके से। अच्छा, कुछ लोग ज़्यादा तेल जैसे बहुत प्री हीट ज़्यादा हीट हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें तो वो छींटे नहीं उड़ेंगी। कोई भी चीज़ डालने से पहले थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दें, 1/4 टीस्पून, तो फिर वो जो छींटे उड़ती है तेल की, घी की, तो वो नहीं उड़ेंगी। चले जी, हमने इसमें ये अनियन पेस्ट डाल दिया, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ लहसुन, ये जाएंगे 10 से 12 करी लीव्स, और इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, 1.5 टेबलस्पून। रेसिपी की वार्ड हमारा चल रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्वांटिटी है, कितने मसाले जा रहे हैं, क्या क्वांटिटी वाइज। और अगर आप लोगों ने आधा किलो के बजाय 1 kg बनाना है तो आप लोग जो मसाले हैं उसको डबल कर दें। जो 1 टेबलस्पून है उसको 2 टेबलस्पून कर दें, जो 1 टीस्पून है तो उसको 1 टेबलस्पून कर दें। चलें जी, ये हमारा लहसुन भी इसके साथ साथ फ्राई हो रहा है, ज़ीरा भी फ्राई हो रहा है, साथ साथ हम इसके डालेंगे ये थोड़ी सी हरी मिर्चें, क्योंकि जब तेल में आप घी या तेल में जब भी खाने बनाते हैं तो थोड़ा सा हरी मिर्चों का पहले से डाल दिया करें, थोड़ा सा उसका अरोमा बहुत अच्छा आ जाता है। और नूरपुर ने तो हमारे किचन में हमारे शौहरों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत आसानियाँ कर दी हैं। सबके नखरे ख़त्म हो गए, वरना हर कोई सुबह इतना तंग होता था कि क्या करना है नाश्ते में, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। एंड नूरपुर UHT ट्रीटेड मिल्क ने हमारी आसानी कर दी, हर माँ के लिए, हर बीवी के लिए, हर दादी के लिए, नानी के लिए, जिसको बोले सबके लिए ये उन्होंने आसानी कर दी। इनका बटर बहुत अच्छा है नूरपुर का, बहुत मज़ा आता है। सुबह सुबह आप टोस्ट को सेकें, उसमें आपने बटर लगाए, कुछ लोग क्रीम लगा के खाते हैं, नूरपुर की क्रीम भी इसमें है, तो आप लोग नूरपुर की क्रीम लगा लें, बच्चों को दें, हल्का सा टोस्ट करें ब्रेड को, फिर बच्चों को क्रीम लगा के दें नूरपुर की, तो उसमें बहुत मज़ा आएगा। बच्चे सीरियल्स खाते हैं, दूध में डाल के सीरियल दे दें, फ्रेंच टोस्ट बना दें, एग्स में आपने मिल्क डाला नूरपुर का, थोड़ी सी क्रीम ऐड करी, थोड़ी सी शुगर ऐड करी, फिर आपने ब्रेड को सोक किया, फिर आपने उसको मतलब प्री हीटेड ऑयल में हल्का सा लाइक शैलो फ्राई कर दें उसको, तो बहुत मज़े के फ्रेंच टोस्ट बन सकते हैं। क्योंकि मैं तो घर में यही यूज़
नूरपुर का मिल्क, नूरपुर का बटर मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है, एंड नूरपुर की क्रीम जो कि हम डिज़र्ट्स में भी मैंने आपको बनाना सिखाया है, सब में नूरपुर की क्रीम हमने उसमें ऐड करी है। चले जी, ये देखें हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली, ऑयल डाला है मैंने, ज़ीरा डाला है, प्याज का मैंने एक प्याज का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड किया है, कुटा हुआ लहसुन मैंने इसके अंदर ऐड किया और करी लीव्स मैंने इसके अंदर ऐड किए। अब इसके साथ साथ मैं डालूंगी ये चिकन जो हमारे पास है, ये इसके अंदर जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हम चिकन को फ्राई करेंगे ताकि अरोमा अच्छा आ जाए इसके साथ। इसमें थोड़ा सा हमें चिकन को फ्राई करना है। ये हमने चिकन इसको फ्राई करें, थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन होगी चिकन। आप जब भी चिकन पकाते हैं हमेशा उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, या बीफ पका रहे हैं, मटन पका रहे हैं, व्हाटएवर जो भी मीट आप लोग पका रहे हैं, सबसे पहले उसको ऑयल में थोड़ा सा हरी मिर्चों के साथ, थोड़ा लहसुन के साथ फ्राई कर लिया करें। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ी सी जूसी भी होगी चिकन और मज़े की भी होगी फ्राइड। चलें जी, ये हमने इसमें चिकन ऐड किया। अब हम बाकी के से मसाले डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्ची इसके अंदर जाएंगी, हल्दी का पाउडर इसके अंदर ऐड होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गरम मसाला मैं अभी डाल रही हूँ, थोड़ा हम बाद में डालेंगे सर्विंग के दौरान। लीमू का रस इसके अंदर ऐड होगा, लीमू का रस हमने इसमें ऐड किया है। अच्छा जी, ये है टोमेटो का पल्प जो मैंने बना के रखा था, लाइक ब्लांच करके टोमेटो को हमने ब्लेंड कर लिया था, ये इसके अंदर जाएगा। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको आप वाइट राइस के साथ खाइए या नान के साथ, पराठे के साथ, व्हाटएवर, रोटी के साथ, चपाती के साथ आप लोग खा सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसका फ्लेम हल्का करती हूँ, इतनी अच्छा अरोमा आ रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट मैं थोड़ा डालूंगी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि पालक में सॉल्ट होता है। ठीक है, इसमें सॉल्ट ऐड हो गया। ये टोमेटो पेस्ट है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून हीप, मतलब के भर के। ठीक है, ये टोमेटो का पेस्ट इसके अंदर ऐड हो गया। हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आहा, इतना अच्छा अरोमा आ रहा है, मेरे सेट पे भी लोगों को आ रहा होगा इसका अरोमा। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका। देसी खानों, देखें देसी कुजीन जो होती है उसका अपना एक मज़ा है, कॉन्टिनेंटल कुजीन उनका अपना एक मज़ा, सबकी अपनी अपनी मज़े होते हैं, सब डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करें, हर कुजीन ट्राई करनी चाहिए। जो बाहर से लोग आते हैं उनको हमारी कुजीन्स बहुत पसंद आती हैं, लाइक पूरे देसी खाने, पालक हो गया, हलीम हो गया, निहारी हो गई, पाए हो गए, कोरमा हो गया, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, थोड़ा सा मैं भी ये हरा धनिया इसमें ऐड करूँगी, बाकी हम बाद में ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जाएगा ये योगर्ट है, इसको मैं थोड़ा सा बीट करूंगी इस तरीके से, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। ये अराउंड 1 कप योगर्ट इसके अंदर जाएगा। ठीक है, योगर्ट। चलें, इतने मैंने अभी इसमें दही डाला, हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए जी, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया था 1 कप। ठीक है, अब मैं इसमें ये पालक जो मैंने ½ kg ब्लेंड करके रखी है मैं इसके अंदर डाल दूंगी इस तरीके से। ठीक है, ये हमने इसमें पालक ब्लेंडेड, ब्लांच्ड एंड ब्लेंडेड पालक मैंने इसमें ऐड कर दी। इसको अब हम मिक्स करेंगे इसके साथ। अच्छा, जैसे ही मैंने इसमें पालक डाली, अब मैं इसमें डालूंगी नूरपुर का UHT ट्रीटेड मिल्क, इसमें 1 कप जाएगा। ठीक है, इसमें हमने ये ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें मिल्क और थोड़ी सी क्रीम जो ऐड होगी ना, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आ जाएगा आपके पालक मुर्गी चिकन क्रीमी पालक का। चलें जी, ये हम इसको नीचे रख देते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, क्योंकि साथ साथ आपने सफाई भी, निस्फ ईमान है, जब भी खाना पकाएं साथ साथ सफाई भी करते रहें, अपने काउंटर्स को भी क्लीन करते रहें, ताकि फिर फैला हुआ किचन बहुत बुरा लगता है। चलें जी, ये हमारा फिर से पालक डाला, थोड़ा सा फ्लेम हम इसका बढ़ा देते हैं। अब ये सिर्फ इसको भूनना है हमने। और क्रीम हम इसमें कब ऐड करेंगे, जब हम इसको सर्व करेंगे, तो फिर हम इसके जैसे से सर्विंग की तरफ आएंगे तो हम ऊपर से क्रीम, हम थोड़ा इसमें नूरपुर की क्रीम को हम ड्रिजल कर देंगे ऊपर, जैसे हम पालक पनीर बनाते हैं, तो ये पालक चिकन है। ठीक है, क्रीमी पालक चिकन।
जब आप लोग पालक पनीर बनाए उसमें भी आप लोग नूरपुर का मिल्क ऐड कीजिएगा, हाफ अ कप, और 1 टेट्रा पैक क्रीम इसका नूरपुर का ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि वो जब जो पनीर होता है हम जब उसको फ्राई करके डालते हैं वो क्रीमी टेक्सचर आता है उसका, बहुत मज़े का होता है नूरपुर की क्रीम के साथ, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग ये चीज़ मटन के साथ भी बना सकते हैं, बीफ के साथ भी बना सकते हैं, जिस मीट के साथ आप लोग चाहें बना सकते हैं, और पनीर के साथ भी बिल्कुल बन सकता है ये। चलिए जितने ये भूनने की तरफ आएगा हम लेते हैं थोड़ा सा ये हरा धनिया, हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, कुछ चावल की रोटी होती है, बेसन की रोटी होती है, उसके साथ ये बहुत मज़े का लगता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मकई की रोटी होती है, कॉर्न होता है, भुट्टा होता है, उसका आटा मिलता है, उसमें थोड़ा सा आप लोग व्हीट फ्लावर ऐड करें, उसका आटा गूंदें, थोड़ा सा घी डाल के, लाइक 2 टेबलस्पून इसमें क्लैरिफाइड बटर जो घी होता है वो डाल के, थोड़ा सा नमक और हाफ अ टीस्पून चीनी डाल के आप इसको गूंदें पानी से। और जब भी आप लोग आटा गूंदते हैं आप लोग एक हमेशा बात, कभी ठंडे पानी से आटा मत गूंदेगा, क्योंकि फिर वो रोटी थोड़ी सख्त होती है। अगर आप लोग उसको नीम गर्म पानी से गूंदेंगे अपने आटे को, तो फिर वो उसके पेड़े भी अच्छे बनेंगे और रोटी भी बहुत अच्छी फूलेगी और सॉफ्ट बनेगी। चाहे वो पूरी का आटा हो, चाहे वो कचौरी का आटा हो, जो भी, हमेशा नीम गर्म पानी से उसको गूंदा कीजिए। चलें जी, ये हमारा वैसे इसका ऑयल ऊपर आएगा तो ये हमारी डिश रेडी हो जाएगी। क्रीमी पालक चिकन, जो कि हमने नूरपुर का UHT ट्रीटेड मिल्क ऐड किया है, इसमें हमने क्रीम ऐड की है नूरपुर की। चलें जी, इतने ये भून रहा है, मैं आप लोगों को रेसिपी भी बताती चलूँ, जो किसी का मिस हो गया होगा तो चले वो फिर आराम से वो लिख लेंगे। अच्छा, मैंने इसमें लिया था ½ kg पालक लिया था, जो कि मैंने इसको ब्लांच किया, फिर मैंने इसको ब्लेंड कर दिया था। इसमें 3 टमाटर लिए थे मैंने, उनको भी मैंने ब्लांच करके ब्लेंड किया। इसमें टोमेटो प्यूरे गया है, ठीक है, कुटा हुआ लहसुन है, सफ़ेद ज़ीरा है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी का पाउडर है और गरम मसाला पाउडर है, जो कि मैं भी एंड में ऐड करूँगी। इसमें 1 कप दही है, हाफ पैकेट नूरपुर क्रीम इसमें हम ऐड करेंगे अभी, 1 कप, आधा कप मैंने इसमें नूरपुर UHT ट्रीटेड मिल्क मैंने इसमें ऐड किया है, और मैंने इसमें ऑयल है इसमें 1 से 1.5 कप। फिर हमने क्या किया, ऑयल किया, ऑयल को गरम किया, उसमें हमने सफ़ेद ज़ीरा डाला, कुटा हुआ लहसुन डाला और आपका कड़ी लीव्स डाले। प्याज को मैंने 1 प्याज को मैंने इसको ब्लेंड करके डाला। फिर मैंने इसके अंदर चिकन को थोड़ा सा फ्राई किया ऑयल में। फिर मैंने बाकी के सारे मसाले, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक और हल्दी हमने ऐड किया। फिर मैंने इसमें दूध डाला, मैंने 1 कप नूरपुर UHT ट्रीटेड मिल्क मैंने इसमें ऐड किया। और फिर मैंने इसमें पालक ऐड कर दी। पालक ऐड करने के बाद मैंने इसको भूना, वो देखें इस तरीके से ये भून रहा है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी नूरपुर की क्रीम, ठीक है। हम थोड़ा इसमें ऐड करेंगे, बाकी हम ऊपर से डाल देंगे, ठीक है। बाकी हम प्रेजेंटेशन के लिए हमने थोड़ी रख दी है, इसमें हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये हो गया हमारा क्रीमी पालक चिकन तैयार। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपीज़ मेरी पसंद आई होंगी। आप लोग प्लीज़ फीडबैक दिया करें किस तरह की आपको रेसिपीज़ लग रही हैं। आपकी अपनी रेसिपीज़ मुझसे शेयर किया कीजिए, और ताकि हम वो यहाँ पे बनाएं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक एक्सपर्टीज़ होती है। जो भी रेसिपीज़ आप लोग घर में बनाते हैं, जो सब घर वालों को आपकी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो आप लोग हमारे साथ शेयर करें। और जो प्रोग्राम में आना चाहते हैं, मेरे साथ कुकिंग करना चाहते हैं, वो लोग भी आ सकते हैं। चलें जी, ये हमारा पालक चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं आती हूँ इसकी सर्विंग की तरफ। अच्छा जी, अब हम इसको निकालते हैं। पहले मैं इसकी गोश्त निकाल लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं इसका बैटर इसमें डाल दूँगी। कढ़ाई हम इसी में कर देंगे। ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है और ये बहुत टेस्टी होगा। रोटी के साथ, राइस के साथ, जिसके साथ खाना चाहें खाइए। और ये आपके मेहमान जो भी गेस्ट आएँ, ये सबसे मेन डिश भी हो सकती है, क्योंकि एक देसी, अगर आपको कॉन्टिनेंटल फूड बनाना है तो उसमें एक देसी ये वाली चिकन ऐड कर लें, क्रीमी पालक चिकन, जो कि हमने नूरपुर के दूध के साथ और क्रीम के साथ हमने ये बनाया है। चलिए जी, अब हम इसको क्या करते हैं, हम ये चीज़ इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसका जितना भी बैटर है, इस तरीके से, इतना अच्छा अरोमा आ रहा है
कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसको राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। अच्छा, थोड़ी सी हम इसमें नूडपुर की क्रीम ऐड करेंगे, ऊपर से ड्रिज़ल करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये गरम मसाला थोड़ा सा इसमें जाएगा, ऊपर से स्प्रिंकल होगा, पिंच, ठीक है। और ये हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। हमने हरा धनिया ये ऐड कर दिया इसके अंदर। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई, क्योंकि इतना अच्छा अरोमा आ रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरे जो सेट पे लोग हैं वो लोग भी, इनको भी भूख लगने लगी। जिनको नहीं भी लगेगी वो लोग भी शौक से खाएंगे। लेकिन ये कि इसको आप लोग वाइट राइस के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वाइट राइस के तो जान लगेगी ये पालक, क्रीमी पालक चिकन जो मैंने बनाया है। चलें जी, ये हो गया है हमारा। चलें अब हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे देखते हैं असफर के पास कौन से अमेजिंग गेस्ट हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम करते हैं और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की नंबर 1 न्यूट्रिशनिस्ट और एस्थेटिशियन हिना अनीस ने। सलामुअलैकुम हिना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है ना। जैसे कि आप जानती हैं अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है। हिना, मैं चाहता हूँ कि आपकी चूँकि बेइंतहा फ़ैन फॉलोइंग है, लोग आपको जानते हैं, आप लोगों को किस तरह कन्विंस करेंगी कि वो जाके अपने मेमोग्राम्स कराएं और अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें? देखिए, सबसे पहली बात तो असफर कैंसर का नाम सुनते ही है ना, फैमिलीज़ डर जाती हैं। इनफैक्ट फैमिलीज़ में कैंसर का नाम लिया ही नहीं जाता। इसको कैंसर को छूत की बीमारी समझा जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कैंसर्स को जितना आप डिस्कस करेंगे ना, उतनी अवेयरनेस बढ़ेगी और कैंसर का इलाज मुमकिन है अगर वक्त से पहले शुरू कर दिया जाए। वक्त गुजर जाने के बाद इसका इलाज नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत पेनफुल हो जाता है। ना सिर्फ पेशेंट के लिए, पूरी फैमिली के लिए मुश्किल हो जाता है उसको सरवाइव करना। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है ना कि आपकी फैमिली में या कुछ ऐसा आपकी जेनेटिक्स में कैंसर्स मौजूद हैं, आपके किसी दादा, नाना, फुफ्फी, खाला, किसी को भी कैंसर की कोई भी बीमारी हुई, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, आपका स्टमक कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, एनी टाइप ऑफ कैंसर अगर आपके ख़ानदान में किसी को भी मौजूद हैं, ज़रूर अवेयर रहें कि ये हो सकता है, क्योंकि ये आपकी जीन में चल रहा है और आपको टेस्ट करवाने हैं। ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें, क्योंकि ये मंथ ऑफ अक्टूबर है, तो 40 साल से जो भी बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं उन्हें ज़रूर एक दफ़ा तो मेमोग्राम करवाना चाहिए। इसके साथ साथ वो औरतें जो कि बच्चा पैदा कर चुकी हैं या जिन्होंने नहीं करा, दोनों इस वक्त बॉर्डर लाइन पर हैं, दोनों को करवाना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी होता है कि एवरी मंथ जब आपकी साइकिल आती है, आपको पीरियड्स आते हैं, उस वक्त आपको 5th डे अपने ब्रेस्ट का खुद मुआयना करना है। और देखिए, ये बातें इस वक्त हम खुल के इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अवेयरनेस देना एक डॉक्टर की हैसियत से मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो इस तरह हमारा लाइफस्टाइल हो गया है ना, इतना लेज़ी लाइफस्टाइल जिसमें हम सब फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, शुगरी चीज़ें, डिज़र्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, कुकीज़, कोल्ड ड्रिंक्स इतने ऑर्डिनरी हो चुके हैं कि हर घर में शाम को चाय के साथ बिस्किट्स खाए जाते हैं, खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स लाजमी है, नाश्ते के साथ भी लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, खाने के बाद मीठा तो मस्ट है। इस लाइफस्टाइल के साथ ना कैंसर्स का होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत मामूली बात है। हर दूसरी फैमिली में एक पेशेंट कैंसर का पाया जा रहा है और फिर उसके बाद हम बताऊं क्या करते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे। देखिए, ये बातें आपको मेरी बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन मेरा इस वक्त बोलना बहुत ज़रूरी है। फिर कहते हैं ओ अल्लाह, तौबा तौबा, किसी को बताना नहीं, मेरे फलां कज़न को कैंसर हो गया। देखो, बताना क्यों नहीं, बताने से अवेयरनेस बढ़ती है, बताने से इलाज मिलते हैं। अल्लाह ना करे अगर मेरी फैमिली में किसी को कैंसर खुदा ना ख्वास्ता हो जाता है ना, तो अगर मैं ये बात शेयर करूँगी ना, तो हो सकता है कि मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई फैमिली वाला, मेरा कोई भी राह चलता मुझे कोई ऐसी अवेयरनेस दे दे, कोई ऐसी टिप दे दे, किसी ऐसे डॉक्टर से मिलवा दे मुझे कि मेरे लिए वहाँ वो फ्रूटफुल हो जाए और मेरी मदद हो जाए।
तो ज़रूर बताएं, मजाक ना बनाएं। मैं ये नहीं कह रही कि मजाक बना दें आप उस चीज़ का ना, या ढंडोरा पीट दें या मस्जिद में ऐलान कर दें, बिल्कुल भी ये नहीं कह रही। लेकिन कुछ अक्लमंद लोगों से मशवरा करें, कुछ अक्लमंद डॉक्टर्स से मशवरा करें और इस चीज़ को समझें। हकीकत है ये ज़िंदगी की। कैंसर सेल्स, कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो हर इंसान की बॉडी में मौजूद होते हैं, सो रहे होते हैं, छुपे हुए होते हैं। इनको उठाया जाता है, जगाया जाता है, जो कि ट्रिगर होती हैं बहुत सारे एनवायरमेंटल लेकिन है ना, एक एज के बाद ही क्यों जागते हैं? मतलब लेटर एज में क्या क्या वजह होती है? सबसे बड़ी वजह होती है हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाना, इम्यूनिटी का बहुत कम हो जाना और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पड़े रहना। ये 3 वजहें होती हैं। अब एक एज के बाद क्यों हो जाता है? क्योंकि वो एज गुजरती जा रही है, आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में वो इन्फ्लेमेशन है, वो दर्द है, वो सूजिश है, जो कि जिसने गुठली की शक्ल इख्तियार कर ली या नहीं करी, ठीक है ना, लेकिन वो उस जगह पे पड़ी हुई है, तो उसमें इतने बैड बैक्टीरियाज ग्रोथ हो जाएगी कि गुड बैक्टीरियाज, गुड सेल्स हमारे वहाँ पर नहीं रहेंगे और बैड सेल्स वहाँ पे ऑक्यूमुलेट हो गए। दिस इज़ कॉल्ड कैंसरियस। कुछ ट्यूमर्स, कुछ गुठलियाँ, कुछ लिम्फ नोड्स ऐसी हमारी बॉडी में होती हैं जो कि नॉन कैंसरियस भी होती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो होती हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब हम बायोप्सी करवाते हैं तो पता चलता है भाई ये कैंसरियस है, ठीक है ना। तो इस तरह से जितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होगी ना, हम क्यों बार बार डॉक्टर्स और डाइटिशियंस कहते हैं बूस्ट योर इम्यूनिटी, और लोग कहते हैं यार ये सारा वक्त एक ही बात करती है, बूस्ट योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में एक बात करती है, बहुत छोटी सी चीज़ है। इम्यूनिटी इज़ अ पावर हाउस। इम्यूनिटी आपके सेल टर्नओवर करती है। इम्यूनिटी एंड डिटॉक्सिफिकेशन, अगर ये दोनों चीज़ें आप सही तरीके से समझ लें, कैंसर से आप फाइट कर सकते हैं। कैंसर अगर आपकी बॉडी में होना चाहेंगे भी तो आप उनको नहीं होने देंगे, आप उनको रोकेंगे। देयर आर फूड जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। अभी आपने मुझसे पूछा कि एक सर्टेन एज पर ही कैंसर्स क्यों हो जाता है। मैंने कहा इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन का होते रहना होते हैं। हम क्यों कहते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का इस्तेमाल करें डेली बेसिस पे? बिल्कुल सही, और आप बहुत कहती हैं। हाँ, और मैं रोज़ कहती हूँ, जब भी आती हूँ यहाँ पे, कहीं पर भी, मेरे क्लिनिक पे भी, कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, एंटी ऑक्सीडेंट और इम्यूनिटी बूस्टर, ये तीनों लफ्ज़ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा है ना, मुझे एक बात बताएं, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जो होते हैं वो हर शख्स के लिए क्या मुख्तलिफ होते हैं, या कुछ चीज़ें खाने से सबको इन्फ्लेमेशन हो सकती है? अच्छा, ऐसा है कि हर शख्स की ना बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही होती है। कुछ लोगों को डिफरेंट एलर्जीज़ भी होती हैं, सेंसिटिविटीज़ भी होती हैं। लाइक गार्लिक है, गार्लिक इज़ अ वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी एज वेल एज एंटी कैंसर फूड। बट कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे पाए जाएंगे हमारे रेडियस में कि जिनको गार्लिक से फूड सेंसिटिविटी होगी, ठीक है, तो इसको भी हम डिडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि गार्लिक कुछ लोगों को बहुत ब्लोटिंग भी कर देता है, तो हम सब्स्टिट्यूटली उसको दे रहे होते हैं कि भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ले लें, इसको गार्लिक को किसी दूसरी चीज़ के साथ कंबाइन कर लें, तो यहाँ उसकी पोटेंसी बढ़ जाएगी, इसका बूस्ट हो जाएगा, तो हम इसको कर रहे थे। बट जो जनरल चीज़ें हैं जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, जिंजर, रॉ टर्मरिक, ब्लैक पेपर, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ऑलिव, हनी, लेमन जूस, ये वो चीज़ें हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाती हैं। अच्छा है ना, बहुत सारे लोग हैं जो कि जब निहार मुँह कहते हैं कि अगर आप निहार मुँह दही खाएं, या आप निहार मुँह अगर लीमू का पानी पिएं, या अगर शहद का पानी पिएं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी इतनी चॉइसेस हो जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि इसको मैनेज क्या करें। आज मैं लीमू पीऊँ या आज मैं शहद पीऊँ, इसी में कंफ्यूजन में आप रहते हैं। बिल्कुल ऐसा, इसको डिवाइड कर लें अपने पूरे डे में ना। लाइक अगर लेमन से आपने, लेमन के वाटर से अगर आपने ना अपने डे का हिना की चूँकि एक ज़रूरी कॉल आ रही है, हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आप लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं हिना अनीस
और हिना आज बता रही है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड जो है वो आपको कैंसर से बचा सकते हैं। हिना, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे पूछ रहा था कि हेल्दी ड्रिंक्स की या ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स अभी आप बता रही थी, लेमन, जिंजर, हनी, टर्मरिक, गार्लिक, इतनी चॉइसेस होती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या खाएं सुबह। ऐसा ही है, देखिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। आपने सुबह उठते ही अगर लेमन वाटर पी लिया तो इसके बाद आपने टर्मरिक है और ब्लैक पेपर है, जिंजर है, इन सबको 1-2-3 टेबल स्पून योगर्ट में मिक्स करके खा लिया तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि टर्मरिक क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है तो और ये दोपहर को खा सकते हैं, दोपहर में भी खा सकते हैं। दही में आप थोड़ी सी हल्दी डालें, ब्लैक पेपर डालें, जिंजर डालें और इसको आराम से एंजॉय करके खाएं तो ये आपकी और बायो अवेलेबिलिटी जो टर्मरिक की है ना वो दही में मिलेगी, क्योंकि दही एक फैट सॉल्युबल फूड है। तो टर्मरिक को या तो हम ऑलिव्स के साथ लेंगे, ऑलिव ऑयल के साथ लेंगे, वाटर के साथ भी ले लेते हैं, कोई बहुत सारे लोग दूध में मिला के पीते हैं। दूध में भी, क्योंकि दूध इज अ फैटनिंग प्रोडक्ट ना, फैट के साथ टर्मरिक आपकी बॉडी में ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा। फैट और ब्लैक पेपर के साथ। इसके साथ साथ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं इतना इंफॉर्मेशन देती हूँ, इतना गाइडलाइन देती हूँ, लोग ये सब कुछ कर भी लेते हैं। यानी सुबह उन्होंने नींबू पानी पी लिया, ज़ीरा वाटर, मेरी सारी रेमेडीज़ इस्तेमाल कर ली, लेकिन राइट आफ्टर दैट नाश्ते में वो खा रहे हैं सफ़ेद वाली डबल रोटी, मक्खन, जैम और न्यूटेला के साथ। दोपहर के खाने में वो खा रहे हैं पता नहीं कहाँ से आई हुई दाल और पता नहीं कौन सी रोटियाँ और पता नहीं क्या, और रात में भी वो पता नहीं अपने खाने खा रहे हैं। तो वो फिर जो मेरी रेमेडी सुबह उन्होंने की और रात को सोते वक्त का कहवा पिया और जो दोपहर को मैंने इतना अच्छा जूस और सैलड बताया वो खाया, मुझे बीच में इन्होंने मिक्स प्लेट कर लिया, उसका क्या फ़ायदा। फिर वो मुझे कॉल करके कहते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं लेथार्जी फील हो रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये तो ऐसा हो रहा है, ये तो वैसा हो रहा है। मैंने तो 2 चम्मच खाया था, मैंने तो 5 चम्मच खाया था, एक बाइट ही तो लिया था, एक बाइट ही तो लिया था। तो मुझे बताएं, अगर एक गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली है उसमें आप डीजल डाल देंगे, वो गाड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। कैसे चलेगी? आप पूरा हौश पौश कर देते हैं। फिर आप सोचें, अगर आप अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले रहे हैं ना तो उसको फुल होल्ड कर लें, बिल्कुल सही, और फिर उसमें अच्छा सा हाई ऑक्टेन पेट्रोल डालें, देखें आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। और हाई ऑक्टेन पेट्रोल आपकी सेहत के लिए कौन सा है, वो इस वक्त हमारी स्क्रीन पे मौजूद है। जी है ना, बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसे कैंसर फाइटिंग फूड है, ये मैंने एक ऐसी निकाली है कि इसको आप रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में लें। और वो ख़वातीन और हज़रात जो कि ऑलरेडी कैंसर के मर्ज़ का शिकार हैं, उन्हें तो स्पेशल डाइट प्लान बनवाना चाहिए, क्योंकि कैंसर के पेशेंट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, शुगर्स नहीं लेंगे, रिफाइंड शुगर्स नहीं लेंगे, बनाना, मैंगो और खजूर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ग्रेप्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उन्हें वक्तन फ़वक्तन रोकते भी हैं और ऑब्जर्वेशन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। कच्ची सब्जियां इस्तेमाल नहीं करेंगे कैंसर के पेशेंट, ठीक है ना, सूप्स की और प्योरे की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे। गार्लिक, कैबेज। अब गार्लिक मैंने कहा कि बहुत अच्छा कैंसर फाइटिंग फूड है, जिसमें गार्लिक, कैबेज, प्याज, जो हमारा लाल प्याज है ना, वो भी बहुत अच्छा कैंसर फाइटिंग फूड है। अगर आप प्याज को चबा के खा सकते हैं तो डेली रूटीन में आधा कच्चा प्याज आपने लंच टाइम खाने के में साथ खाना है आपने। ब्रोकली इज़ अ बेस्ट फूड। ब्रोकली को बॉईल करके छोटे छोटे से ये ना खुल जाती है, राइस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आप इसको चावलों का सब्स्टिट्यूट बता दें, ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है कि जो कि कैंसर के पेशेंट हैं, और कैंसर के पेशेंट को हम स्पेशली कीटोजेनिक डाइट पे डाल देते हैं। कीटोजेनिक डाइट वेट लॉस के लिए इंट्रोड्यूस नहीं हुई हुई है, कैंसर और अल्जाइमर्स के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कीटोजेनिक डाइट्स आर बेस्ट डाइट। तो ब्रोकली हो गई, केल हो गई, केल आजकल यहाँ पर भी मौजूद है, आउटसाइड पाकिस्तान मेरे बहुत सारे देखने सुनने वाले पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। सेलरी भी मिलती है, धनिया और पुदीना भी बहुत अच्छा है। एस्परागस, ठीक है, यहाँ नहीं मिलती लेकिन बाहर वालों के लिए बहुत अच्छी है। टमेटोज बेस्ट हैं। टमाटर का सूप है ना, अच्छा टमाटर आपको यूरिक एसिड और किडनी प्रॉब्लम कब करते हैं, उसका छिलका और उसके बीज, टमाटर को उबालने के बाद छिलका ऐसे हाथ से निकल जाएगा और छन्नी में जब उसको छान लेंगे तो उसके बीज रह जाएंगे, उसका पल्प आ जाएगा। तो दिस पल्प इज प्योर एंड सेफ टू ईट, उससे यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ेगा और किडनी भी इशू नहीं करेगी। ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स बहुत अच्छे हैं, आपको ब्लैक ग्रेप्स खाने। अगर आप ग्रेप्स को देखें तो रेवेस्ट्रॉल जो है वो ब्लैक ग्रेप्स के अंदर है। एंटी एजिंग, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट
बेस्ट है, जिसको रेड वाइन की शक्ल में इस वक्त पूरी दुनिया में कहा जा रहा है। खुदा ना खास्ता मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आप रेड वाइन पिएं और कल से मुझ पर प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, तो आप रेड ग्रेप्स खाएं। जिंजर, जिंजर बेहतरीन है। 1 इंच जिंजर का टुकड़ा असफर चबा के रोज खाने की आदत डालें। ठीक है। जिंजर इज योर बेस्ट बडी। जैसा है ना, आपने मुझे बताया था कि कोई भी फ्रूट्स है वो सूरज ढलने के बाद नहीं खाने चाहिए, तो जिंजर को खाने का क्या टाइम होना चाहिए? जिंजर को खाना पूरे दिन खा सकते हैं। मैं तो 2 दफ़ा जिंजर खाती हूँ अपनी इसमें। एक सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में 1/2 इंच का टुकड़ा चबा के खाती हूँ, एक मैं डिनर के बाद चबाती हूँ, ताकि वो मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे लगता है एक जिंजर आपके थर्मोजेनेसिस मोड को ना ऑन कर देता है। और ये रोज खाना चाहिए? रोज खाना चाहिए, एवरी डे? एवरी डे। ठीक तो है। जो भी आप खाते हैं ना वो बहुत ही क्विकली मेटाबॉलाइज हो जाता है आपकी बॉडी में और एनर्जी में टर्न हो जाता है, रादर टर्निंग इनटू फैट। अच्छा, और है ना जो हल्दी है, हल्दी के लिए भी कोई मखसूस वक्त है लेने के लिए? हाँ, मखसूस वक्त हल्दी के लिए नहीं है, बट हल्दी का ऐसा है कि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। अगर आप हल्दी को लेना चाहते हैं वाटर के साथ तो वो सुबह में लें, लेकिन अगर हल्दी को आप जॉइंट पेन्स के लिए और अर्थराइटिस के लिए, रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए, पेन्स रिलेटेड चीज़ों के लिए अगर हल्दी को लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसको मिल्क या योगर्ट के साथ लें। मिल्क या योगर्ट के मिल्क साथ? या योगर्ट के साथ। और ये भी हम रोज ले सकते हैं? हाँ, रोज़ ले सकते हैं, रोज़ ले सकते हैं। फॉर 15 to 20 डेज तक लें, फिर 1-2 वीक का गैप कर लें, फिर आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, है ना, एक दफ़ा आपने हमारे शो में बताया था कि कभी कभी कुछ फलों को दूसरे फलों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। गलत हम लोग कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि दही में सब कुछ ही डाल दिया जो फ्रिज में रखा हुआ था और वो खा लिया। हाँ। इनमें से कौन सी चीज़ें इनको साथ नहीं ले सकते? अच्छा, ऐसा है कि इनमें से तो कुछ ऐसी चीज़ें है नहीं, क्योंकि इसमें 2 कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज क्योंकि एक ही फैमिली की हैं, आप दोनों को भी साथ ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंट ऐसी चीज़ नहीं है, आप इनको ले सकते हैं। अच्छा, मेलन्स हो, ये जो आपका लेमन और ऑरेंजेस हैं, आप ऑरेंज के जूस में लेमन स्क्वीज करके ले सकते हैं। इट्स वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है लेमन तो बहुत सारे लोग हैं जो कि हर चीज़ में शामिल करके पीते हैं। जिस तरह अगर मैं कभी जिंजर का वो बनाता हूँ, कावा बना रहा हूँ या उसको ग्राइंड करके उसका जूस निकाल रहा हूँ, तो उसके अंदर लेमन तो लाजमी है, वरना वो हलक से उतरता नहीं, बिल्कुल लगता है छिल गया है ऐसे। अच्छा, मेरी तो खैर टेस्ट बर्ड्स को आदत हो जाती है। व्हेन यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग एनी फूड टू योर टंग, इट विल जस्ट टेक 72 आवर्स टू मेक अप योर टेस्ट बर्ड। 72 आवर्स के बाद वो स्टेबल हो जाएगा और आपके टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए। डेंडेलाइन टी है, ये लास्ट में है, ये डेंडेलाइन टी बहुत बेहतरीन टी है, ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसको रोज़ ये, क्योंकि कैफीन फ्री टी होती है, ये एंटी ऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स। देखिए, मैंने जैसे अभी स्टार्ट में कहा था हमारे प्रोग्राम के कि हमारी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स की प्रोडक्शन में इजाफा कर रहे होते हैं, वो इंड्यूस करते हैं, वो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, वो ट्रिगर कर रहे होते हैं कि चलो भाई जागो उठो कैंसर बन जाओ, ये जगह में कैंसर लाना है, ये कैंसर होना है, हम खुद ही तबाही की तरफ, तबाही की तरफ। तो अपनी बॉडी को डेली रूटीन में साफ करें, फ्लश आउट अच्छा, करें। है ना, एक बहुत ज़रूरी आपसे सवाल है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक साइकोलॉजिकल भी ये मर्ज हो चुका होता है, या उनको होता है कि खाने के बाद उन्हें एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अब आपने एक दफ़ा कहा था कि उसका ऑल्टरनेटिव हम कोई ठंडी ड्रिंक अपनी होममेड भी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने आपके कहने पे थोड़ा सा अदरक, लीमू और ग्रेपफ्रूट डाल के, बर्फ़ डाल के एक ठंडी ड्रिंक बनाई, वो बिल्कुल उसका ऑल्टरनेटिव ही बन गया। बहुत अच्छी बनती है। और पता है, ये चीज़ें वो होती हैं जो आपकी भूख को सप्रेस भी कर देती हैं, आपको बहुत देर तक ना फील करवाती हैं कि आप फुल हैं, आपको हैप्पी भी और रिलैक्स फील भी करवा रही होती हैं। अगर यही ड्रिंक आप अपने बिटवीन द मील्स पी लेंगे, इवनिंग में 4, 5, 6 बजे के वक्त भी पी लेंगे, जब अजीब सी भूख लग रही होती है और आपने ये रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक एक जग पूरा बना के ले लिया और आप 1-2 अच्छा, है ना, बहुत सारे लोगों को वो शुगर रश चाहिए होता है और एकदम से मीठे की बहुत क्रेविंग होती है और लगता है कि बस कोई डोनट हो या कुछ भी बहुत तेज मीठी चीज हो। आई कैन रियली रिलेट दिस प्रॉब्लम टू मी, क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है। ये कब होता है? जब आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं जो कि स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं,
ये एकदम ऊपर आ रहे होते हैं ना, ये एलिवेट कर रहे होते हैं, उस वक्त आपकी बॉडी अपने आप को हैप्पी करना चाह रही होती है, प्लीज़ करना चाह रही होती है, आपको काम डाउन करना चाह रही होती है। आप ये नोट करेंगे असफर कि जब बहुत सारे हम हौश पौश चीज़ों में होते हैं, ये उसी वक्त होता है जब हम अपनी डेली रूटीन में लाइफ बड़ी सही सही चल रही होती है, ये उस वक्त नहीं होता। ये दो सिचुएशंस में होते हैं, या जब हम अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं, जब हम कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं उस वक्त कहते हैं ओह लेट्स हैव दिस, या जब हम बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी खुद मांग रही होती है कि यार लेट्स हैव समथिंग स्वीट कि मैं रिलैक्स हूं, कि मैं लूँ। उस वक्त वो बॉडी में खुद पिक्चर्स आ रही होती हैं। जब हम खुद खुश होते हैं, जब हम वो पिक्चर सोचते हैं कि क्या लेना चाहिए, लेकिन जब हम स्ट्रेस में होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी सोचती है कि ये दे दो। तो ये दोनों डिफरेंट सिनेरियोज हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको खुशी है कि आपकी बॉडी को दुख है। बिल्कुल सही बात है, 100% सही कह रही है, इससे आपको पता चलेगा। ऐसा ही है। तो ये सोचें, और दोनों सिचुएशन में जब आपको खुशी है तो उस वक्त भी अपने आप को रोकें, जब आपको दुख है रोकें। क्योंकि लेकिन है ना, कोई ऐसा फल है, कोई ऐसी चीजें जो उस वक्त खा सके? डेट्स, खजूर खा डेट्स सकते हैं। इतनी मीठी होती हैं कि वो फौरन से जाके काम डाउन कर लेती हैं, और नुकसान भी एप्पल, नहीं है उसका। इतना नुकसान नहीं। और एप्पल ऐसी चीज़ है कि उसमें जो फाइबर होता है ना, वो फौरन से पेट भर देता है। कि एक एप्पल अगर मीडियम एक एप्पल है तो उसमें 60 to 80 कैलोरीज हैं, ठीक है ना। 80 कैलोरीज में आपकी स्वीट क्रेविंग्स भी नीचे आ जाएंगी, और आप एक एप्पल अगर खा लेंगे तो पेट भी भर जाएगा। चबा चबा के खाएंगे क्योंकि हार्ड होता है ना एप्पल, हमेशा हार्ड फ्रूट का ये फ़ायदा होता है कि जो वो टाइम कंज्यूम करता है ना, वो आपके माउथ से लेके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाने के लिए वो टाइम आपको रिलैक्स कर देता है कि यू आर डन विद योर थिंग्स। ईटिंग एप्पल इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। कोई भी ऐसी सॉफ्ट चीज़ मत खाएं स्ट्रेसफुल उसमें, जल्दी जल्दी खा लेंगे, होली में ख़त्म हो गई, कहाँ गई, अब क्या करूँ, ये क्या हो गया। नहीं। बिल्कुल सही है ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, हम हमेशा जब भी हिना हमारे शो पे आती हैं इतनी बेहतरीन चीज़ें हमें बताती हैं, और अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो आप बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी महसूस करेंगे, और जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनका ऑटोमेटिकली वेट लॉस भी होगा। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं, और आज के मेहमान में आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के वन ऑफ द सुपर मॉडल से। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, बाय प्रोफेशन आर्किटेक्ट हैं, और अब एक नया वेंचर भी करने वाले हैं। हमारे साथ हैं नईम हक। सलाम नईम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच एंड सो काइंड फॉर योर ऑल वर्ड्स। बहुत दिन बाद एक तो हमारी मुलाकात हो रही है नईम। बिल्कुल। पहले तो काफ़ी हम लोग मिल रहे होते थे लॉन्ग अगो। नईम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ डिड यू एंटर द फील्ड। अभी ये मैं जानना इस वजह से चाहता हूँ क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आजकल जो एंट्री है शो बिज़नेस में वो बहुत आसान हो गई है, एंड बाय द टाइम हम लोग व्हेन वी वर स्टार्टिंग आउट उस वक्त तो निस्बतन मुश्किल होता था। वो लोग कहते नहीं आपके लिए आसान था, हम लोग कहते हैं तुम लोगों के लिए ज़्यादा आसान है। व्हाट डू यू हैव टू से? आई थिंक मुश्किल तो हर वक्त में होता है, हर दौर में होता है, आसान तो कुछ भी नहीं होता। और जिसने भी जो भी अचीवमेंट्स किए हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद की है, और हमेशा से इतना फेलियर होता है, इतनी स्ट्रगल होती है और इतनी सी सक्सेस होती है, बट वो वर्थ इट होती है। और वो इतनी स्ट्रगल के बाद जब वो आप अचीव करते हो तो वो उम्र भर आपको याद रहता है। बिल्कुल। आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स, बचपन से जिम्नास्टिक्स का बहुत शौक था। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, फिर मैं एनसीए में आया। तो एनसीए में बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनर, फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, कोरियोग्राफर्स, वो बाय द टाइम वहाँ की एजुकेशन ऐसी कि उससे कहीं ना कहीं लिंक, एक रास्ता निकल आता है शोबिस का। तो आई वॉज स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर, तो आसिम रज़ा बहुत आते थे और नबीला बहुत आती थी। उस ज़माने में नबीला की मॉडलिंग एजेंसी थी, आसिम रज़ा कमर्शियल्स डायरेक्ट करते थे, वो आज भी कर रहे हैं और ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्टर ऑफ आवर कंट्री। तो उनके साथ ये सिलसिला, एक जर्नी शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है। अच्छा नहीं, बहुत सारे मेल मॉडल्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन करते हैं इनटू एक्टिंग एंड टेक इट एक्टिंग फुल टाइम। आपने ऐसा नहीं किया, आपने छोटे छोटे थोड़े से कोई प्रोजेक्ट किया, देन
यू वेंट बैक टू योर आर्किटेक्चर, फिर आप वापस आते हैं, फिर आप गए, इसकी क्या वजह है? एक्टिंग फुल टाइम जॉब है, क्योंकि मॉडलिंग आप एक दिन में अगर कमर्शियल शूट है या आपका शूट है तो इट नीड्स हार्डली 6 to 8 आवर्स, बट अगर आपने एक एक्टिंग का प्रोजेक्ट किया है तो 3 to 4 months यू कांट डू एनीथिंग। सुबह 10 बजे आप शूट पे जा रहे हैं, रात को 10 बजे से पहले वो आपको छोड़ेंगे नहीं, और आप जिम, और बिल्कुल ऐसे ही वो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये कितनी सही बात है, सेट पे आप चले जाए वो आपको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ऐसे ही होता है। तो फिल्म में भी ऐसा होता है कि आपके स्लॉट्स होते हैं मैक्सिमम 4 days 5 days का एक स्पेल है, और वो 20-25 दिन के बाद आया, तो आप अपने आर्किटेक्चर से, मॉडलिंग से और जो ज़िंदगी की मसरूफियात होती है उससे टाइम निकाल लेते हैं। दिल बहुत चाहता है, मगर मैं 1 साल या 1.5 साल में एक ऐसा प्रोजेक्ट कर लेता हूँ जिसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अच्छा नईम, जब आप वाइल यू वर वर्किंग, जब आप मॉडलिंग कर रहे थे, वो फैमिली रिस्पॉन्सिव, क्या फैमिली रिस्पॉन्स क्या था आपका? फैमिली देखिए, उन्होंने कहा कि बस सही है जो कर रहे हो करते? नहीं, बचपन से मतलब वालिद मेरे हर जगह मेरे साथ जाते थे, और उनको पता था कि ये स्पोर्ट्समैन है, इस बेस पे ये करता है। जैसे पाकिस्तान में जब ब्रांड्स आना शुरू हुए तो उनको एक एथलीट मॉडल चाहिए होता था, तो फिजिक अच्छी है, गुड लुकिंग है, चले जी हम इसको एज अ मॉडल ले लेते हैं। और मेरा ख्याल है ये बेहतर बात भी है, अगर आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं, फिटनेस फ्रीक है, तो आपका एक ऑडियंस में पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कि वो लीनियर पे चले गए, बहुत ज़्यादा थिनिंग पे चले गए। शूट पे तो अच्छा लगता है, मगर वो लाइफस्टाइल नहीं है। तो आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें जो उम्र भर आपको उसका फ़ायदा हो, तो ये बात है। अच्छा नईम, आप बहुत पैशनेट है अपने आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि आपका प्रोफेशन है, और आप बहुत सारी बिल्डिंग्स के लिए, कंपनीज के लिए काम करते रहते हैं। कभी नईम ऐसा हुआ, कभी आपने सोचा कि आप अपनी कोई फर्म फॉर्म करें एंड यू नो गिविंग इट बैक टू द एंटायर फील्ड? मैं अपने नाम से ही करता हूँ, एज एन इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर लोग नईम हक के नाम से ही जानते हैं। मेरी कंपनी का नाम है NHAH डिज़ाइन। उसमें होता ये है कि अगर आप किसी फर्म के लिए जॉब कर रहे हैं तो आपको 9 to 5 वो देना है। बीइंग आर्टिस्ट, आप उस तरह से आपको लगता है कि आप एक जेल में आ गए हैं और अब आपको चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, फ्रीडम नहीं रहना। अब कभी हम रात में सोच रहे हैं, कभी सुबह वॉशरूम में गए, वहाँ कमोड पे बैठ के सोच रहे, यू नो। तो ये आइडियाज़ जो हैं, ये तो आप 24 आवर्स आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, और यही क्रिएटिविटी है। अच्छा नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे शो बिजनेस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है और बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स लोग आपके साथ खेल रहे होते हैं, क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है? देखिए, दुनिया के हर प्रोफेशन में पॉलिटिक्स तो है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, उसमें भी पॉलिटिक्स है, और उसके अलावा हर जगह है। हर जगह अच्छे और बुरे लोग तो आपको मिलेंगे। अब आपको ये है कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपना जितना काम कर सकते हैं करें। और मेरे वालिद साहब हमेशा एक बात कहते थे कि ताकत वो जो अपने बाजू में हो, तो आप खुद इतनी मेहनत करें कि आप उन सारी पॉलिटिक्स से दूर हो जाएं। बिल्कुल सही बात है। क्रिकेट का बहुत शौक है आपको? शौक हो गया है, हो गया है। हाँ, क्योंकि कोविड में हर तरह के जिम्नेजियम बंद थे, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो मोइन खान में हमारी मोइन भाई से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड है, कोविड में रिस्ट्रिक्शन है, इतना क्लोज नहीं, तो क्रिकेट में आप डिस्टेंस पे आते हैं। तो सारे एक्टर्स ने खेलना शुरू किया। अब वो 3-4 साल कोविड में जब हम खेलते रहे, तो अब माशाल्लाह से बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे इवेंट्स कर रहे हैं क्रिकेट के। अभी हम लोग अमेरिका भी गए, अब दुबई जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ 18, 19, 20, 21 अक्टूबर से, और वहाँ पर 4 days का शारजा स्टेडियम में है। तो तकरीबन 4 टीम्स हैं और सभी एक्टर्स खेल रहे हैं। और नहीं, और कौन सी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहे हैं? देखिए, जिम्नास्टिक्स के अलावा? हाँ, जिम्नास्टिक्स के अलावा मैं रेगुलर तो जिम करता हूँ, क्योंकि जिम एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो आप 45-50 मिनट्स में कर लेते कवर हैं। कर लेते हैं। हाँ, लेकिन लोग यही समझते हैं कि जी 45 मिनट्स में हम बहुत कुछ कर लेते हैं। वो जो 45 मिनट्स हैं या 1 घंटा है, उसके बाद जो आप घर में 23 घंटे गुजारते हैं, बेसिकली वो आपका डिसिप्लिन है। रात को आपको जल्दी सोना है। मैं शुगर नहीं लेता, शुगर इनटेक 0 है। कि शुरू में शौक था मीठा खाने का? शुरू में तो बहुत खाया मीठा। हाँ, लेकिन नहीं, कितना मुश्किल है भाई मीठा। हाँ, और हर चीज़ में मीठा है। हाँ, मतलब आप कॉफ़ी पीते हैं, उसमें भी आर्टिफिशियल शुगर हर तरह के जूसेस में है। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, इवन के उसमें भी
हर Bread चीज़ तो में खानी शुगर पड़ती है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप शुगर ना लें, मैंने जब शुगर छोड़ी तो 45 डेज मुझे लगे थे, मूड स्विंग्स होते थे और एकदम से नहीं क्रेविंग होती है, दिल चाहता है कि बस कुछ मीठा खा लो हाँ, जल्दी से। हाँ बिल्कुल। अब सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे बर्थडे है, केक आ गया घर पे, तो थोड़ा सा खा लिया। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून आप खा लें तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन नहीं, ये अपनी डाइट को मैनेज करना और डाइट करते रहना इतने सालों से, मुस्तकिल मेरे ख्याल से कुछ अरसे के बाद तो आपके लाइफस्टाइल का वो हिस्सा बन जाता है। लेकिन इनिशियली इट्स सच अ टफ थिंग टू डू, कितना मुश्किल है ये करना। नहीं, अपने आप को वक्त कब आप देते हैं, वो व्हेन इज़ योर टाइम, कि जब होता है कि यार अब मैं थोड़े दिन कुछ नहीं करना चाहता या कुछ घंटे कुछ नहीं करना चाहता, उस वक्त में क्या कर रहे होते हैं? मेरा ख्याल है ऐसा कोई वक्त नहीं है। नहीं होता। हाँ, क्योंकि अगर मैं किसी दिन अपने आप को टाइम ना दूँ तो वो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सम टाइम हम वोकेशंस पे जाते हैं और हम खूब घूम फिर रहे हैं, खा फिर रहे हैं, मगर वो एक दिन, 2 दिन और तीसरे दिन, चौथा दिन जो होता है ना, वो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। क्योंकि अगर आप प्रॉपर जिम चले जाते हैं, डाइट को मेंटेन करते हैं, तो रिग्रेट नहीं होता और एक गिल्ट भी नहीं होता। हाँ, एक गिल्ट होता है ना, मीठा खाने के बाद जो एक गिल्ट होता है ना कि ये मैंने क्यों खाया, तो वो उससे और बेहतर है और कि एक आई आप- थिंक बैक इन द हेड ये भी चल रहा होता है कि मैंने इतने दिन से मेहनत की हुई है यार, वो एक झटके में उड़ा दी मैंने। हाँ, ये भी हो रहा होता है। खवातीन और हज़रात, नईम हक हमारे साथ यहाँ मौजूद है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम करते हैं और हमारे साथ हैं नईम हक। आज नईम से हम बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं कि किस तरह नईम एक इंस्पिरेशनल फिगर है इतने सारे लोगों के लिए, अपनी फील्ड में भी और अपने फैंस के लिए भी। नईम, जब आप जिस तरह भी मैं बात करता फ्री टाइम के अंदर भी कभी कभी तो दिल चाहता है कि यार आज मैं कुछ फ्राइड चिकन ऑर्डर कर लेता हूँ, यार आज बहुत दिल चाह रहा है, यू नो, बिल्कुल आप जब एक थ्रेश होल्ड क्रॉस कर रहे होते हैं, हाउ डू यू कंट्रोल दैट? सम टाइम ऐसा होता है कि इवेंट बेस कर लेता हूँ। जैसे मुझे पता है कि नेक्स्ट वीक शूट है, तो उस पूरा वीक मैं मेंटेन रखूँगा, और जैसे ही शूट ख़त्म होगा उसी वक्त फिर मीठा भी खाऊंगा और ताकि जो फिर भी वो चीज़- बर्न कर लें हाँ, थोड़े अरसे के हाँ, लिए। वो फिर नेक्स्ट 2-3 डेज में बर्न आउट आप कर लेते हैं। अच्छा, नईम, लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? लव अरेंज फौरन ही हो गई, हाँ विद इन 3 डेज। हाँ, कैसे आयशा- मुलाकात कैसे हुई आयशा से? मैं एनसी से पढ़ा हूँ और आयशा जो हैं वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं, और वो इंडस वैली में उनका थीसिस था, मैं थीसिस देखने गया हुआ था। वो थीसिस जब उनकी ज्यूरी हो रही थी तो मैं उनको देख भी रहा था, और मैंने ये सोचा कि इनको काम करने का बहुत शौक़ है, और मैं भी क्योंकि पैशनेट अबाउट डिज़ाइनिंग एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। तो 2-3 दिन के बाद मैंने कहीं से उनका नंबर अरेंज किया और मैंने उनको कॉल किया नाइस। और मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि देखिए मेरा नाम नईम हक है और मैं एनसीए में पढ़ा हूँ, और अब मैं मास्टर्स के लिए सेंट मार्टिन्स में मेरा एडमिशन हो गया, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। और मुझे ये भी था क्योंकि मेरी 3 बहनें हैं, और उनको बड़ा होता है कि हमारे भाई की जो जिससे भी शादी हो वो ऐसी नहीं ऐसी हो। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि 3 ख़वातीन एक ऐसी लड़की को चूज़ करे जिसमें सारी क्वालिटीज़ और हो। सब मुत्तफिक हो जाए एक पे। हाँ, मुश्किल बहुत है। हाँ, तो वैसा 2-3 साल से हो नहीं रहा था, और मुझे भी पता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और अगर अब शादी नहीं हुई तो शायद वापस ना आऊँ और फिर ना हो। तो ये है, तो मैंने फ़ौरन उनसे पूछ लिया। मैंने कहा कि मैं आपसे मिला हूँ, सरसरी मुलाकात हुई है, और मैं चाहता हूँ कि हम शादी के बारे में बात करें। तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा से आप बात करें। तो फिर मैंने अपनी खाला को उनके यहाँ भेजा था कि आप बातचीत करें। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उनके यहाँ मैगज़ीन रखा हुआ था घर में, और हम घर के अंदर गए हैं। तो उससे पहले आयशा मैगज़ीन देख रही थी, उसमें एक शूट प्रिंट हुआ हुआ था रिजवान बेग का, मेरा मॉडलिंग का। तो वो आयशा की मदर ने उनसे कहा कि भाई अब तुमने ग्रेजुएशन कर ली, तुम शादी कर लो। तो आयशा कहने लगी अच्छा अगर ऐसा कोई लड़का मिल जाएगा तो मैं कर लूँगी। और ये उन्होंने वो मैगज़ीन बंद किया और टेबल पे रखा है, और हम लोग ऐसे सामने से आ रहे थे उनके घर पे जब हम पहली दफ़ा मुलाकात के लिए गए। तो वो आंटी मुझसे पूछ भी रही है कि आपको मैंने कहीं देखा देखा लग रहा है, क्योंकि
रिश्तों में अक्सर होता है, पाकिस्तान में उस वक्त तो बहुत ज़्यादा होता था कि जी ये मॉडलिंग करता है तो इसका लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ बहुत इंटरेक्शन होगा। तो वो पूछ भी रही हैं कि आप कहीं देखे देखे लग रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं निकलता, मैं तो सिर्फ काम करता हूँ। तो ऐसी बात। तो उसके बाद उनके भाई से मुलाकात हुई। उनके 3 भाई हैं और 1 बहन है। और आपकी 3 बहनें हैं। हाँ। तो आप समझे कि उनके भाइयों का जो है वो एग्जामिनेशन कितना टफ होगा। तो माशाल्लाह अब वो एक पाकिस्तान के बहुत लीडिंग ब्रांड की डायरेक्टर हैं और वो कपड़े डिज़ाइन करती हैं। एक्सेलेंट। और शादी को माशाल्लाह काफ़ी साल भी हो गए आपके। जी, बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा नहीं, ज़िंदगी के अंदर आपको पता है उतार चढ़ाव ज़िंदगी का नाम है, और लोग जो है वो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से, एक्सीडेंट से, ट्रेजेडीज से, अच्छे इवेंट से गुजरते रहते हैं। चूँकि आप एक बड़े करीबी हमारे कोलीग और दोस्त भी रहे, अभी थोड़े दिन पहले एक खबरों से नज़र गुजरी दैट यू लॉस्ट योर सन। जी। उसके बारे में कुछ बताएं वो। और उसके बाद आपको पता है जब ये खबर आती है तो बहुत सारे लोग एक अपनी तर्ज की स्टोरी पेश करते हैं कि भाई उनकी पहले से तबीयत ठीक नहीं थी या कोई एक्सीडेंट था। क्या स्टोरी? ईज़ान एक्चुअली ही वाज अ स्पेशल चाइल्ड और उसकी मेटाबॉलिक कंडीशन थी, और दुनिया में ईज़ान जैसे सिर्फ 50 बच्चे थे। बॉडी में प्रोटीन नहीं बनता था बाय बर्थ। हम इसको ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट, इंग्लैंड का बेस्ट हॉस्पिटल है किड्स का, वहाँ पर भी लेकर गए। फिर इसकी रिपोर्ट्स हमने अमेरिका में भी भेजी। तो अभी तक वो उस डिज़ीज़ पे काम कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत कम है। तो फार्मास्यूटिकल फर्म्स या वो कंपनीज दुनिया में जो मेडिकेशन डेवलप करती हैं वो कहती हैं हम इसको सेल आउट नहीं करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम है। ठीक है। तो वाई शुड वी इन्वेस्ट इतना बिग टाइम इन अमाउंट। इट। हाँ। तो विद टाइम जो है मेरा ख्याल है और अभी 2 या 3 साल लगेंगे। फिर कोविड आ गया, उसमें ये रिसर्च बिल्कुल रुक गई, दुनिया की हर रिसर्च रुक गई, सारी सिर्फ अटेंशन उधर चली गई कोविड थी। पे चली गई थी। तो ईज़ान तकरीबन 10 साल का था एंड ही पास्ड अवे 6 मंथ्स अगो। और वो एक बड़ा हमने ईज़ान के साथ खूबसूरत एक सफ़र गुजारा है। और बहुत सारे ऐसे और बच्चे भी हैं पाकिस्तान में जिनको ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसके जो टेस्टिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उनको पेरेंट्स को मालूम नहीं हो पाता। इस सफ़र में हमारे साथ 2 डॉक्टर आगा खान के, एक डॉक्टर शनाज इब्राहिम जो न्यूरो की हेड हैं और डॉक्टर सलमान किरमानी जो जेनेसिस्ट हैं, वो थ्रू आउट हमारे साथ थे। और अभी भी जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या किसी बच्चे के बारे में मालूम होता है तो मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ, और ये एक सिलसिला जारी है। मुझे एक बात बताएं, इस बीमारी को कहते क्या है? इसको कहते हैं NGLY1, इनग्लाइव 1। इसमें मोटर स्किल्स डेवलप नहीं होते। ठीक है। और ये बाय बर्थ नहीं होती, ये किसी बच्चे को 1 साल के बाद आना शुरू होगा। मतलब ईज़ान ही वाज फाइन, वो 1 साल तक बिल्कुल नॉर्मल बच्चा था। और हमारा भी पहला बच्चा था, हमें तो इतना पता ही नहीं था कि बच्चों को किस तरह से संभालते हैं क्या है। 1 साल के बाद उसमें ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई, जैसे एपिलेप्सी आना शुरू हो जाती है आँखों में। अब देखिए अल्लाह ताला ने हमारा ऐसा एक बॉडी का सिस्टम डिज़ाइन किया कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाथ खुद ब खुद हिल रहे हैं, हम अपनी पलकें झपक रहे हैं, इसमें वाटरिंग हो रही है। तो ये सारे मोटर स्किल्स जो है जो नेचुरली काम करते हैं ये काम करना बंद हो जाते हैं। और फिर बाय द टाइम 10 साल, 11 साल, 12 साल ये मैक्सिमम बच्चों की एज होती है। ठीक है। तो उस साल में अगर ट्रीटमेंट उसका डेवलप हो जाता तो शायद हम उसको वो इंजेक्ट करते कि बॉडी खुद ब खुद प्रोटीन बनाना शुरू करते, मगर वो ऐसी कोई अभी मेडिसिन आई नहीं है दुनिया में। अच्छा, अब नहीं, ये पूरे वाक़े का इमोशनली तो बहुत असर पड़ता होगा और आप बड़ा डैमेज हो जाते हैं। ये चीज़ जब आप सोचते हैं या इस दौर से गुजर रहे होते हैं, फिर उससे रिकूप करने के भी बहुत ही बेहतरीन तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अपना सारा वक्त कोई ऐसे काम में लगा देते हैं जिससे लगता है कि वो इस चीज़ से हमेशा के लिए जुड़ गए, और कुछ लोग होते हैं जो कि फ़रार सारी ज़िंदगी तलाश करते रहे। अभी तो 6 महीने, अभी तो मामला बहुत ही ज़्यादा है। सो और आई थिंक लूजिंग अ चाइल्ड या लूजिंग अ पेरेंट, ये वाला ज़ख्म कभी नहीं भरता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो भी स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं, एक्चुअली दे आर सुपरस्टार्स। दे आर सुपरस्टार्स। क्योंकि स्पेशल बच्चों की पाकिस्तान में तो कोई सपोर्ट नहीं है। स्कूल्स हैं लेकिन वो मोटर स्किल्स डेवलपमेंट के हैं, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल खुद से नहीं कर पा रहा उसकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है। और वो माँ बाप
बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, और मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हमें दुआ करनी चाहिए, और अपने तौर पे आप जितना भी बच्चों के लिए कर सकें वो आपको करना चाहिए। अच्छा नईम, अभी आपने ऑक्स एक्टिव वेयर एक नया ब्रांड लॉन्च किया है बाय नईम हक, इसके बारे में कुछ बताएं, कैसे ख्याल आया, व्हाट इज़ द ब्रांड ऑल अबाउट? एक्चुअली लास्ट ईयर हम लोग MSL पे थे। MSL मेगा स्टार सुपर लीग होती है जो शाहिद अफरीदी इसको ऑन करते हैं, और क्योंकि शाहिद अफरीदी अपना भी एक होप नॉट आउट की NGO रन कर रहे हैं, तो वो एक हफ़्ता हम जब उनके कमरे में हमने गुजारा, हंसी मजाक हो रही है, दुनियावी बातें हो रही हैं हर तरह की, तो उन्होंने बातों बातों में जिक्र किया कि क्योंकि उनको इज़ान का पता था, वो कहने लगे कि तुम्हें इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, तो अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें एक प्रोसेस से गुजारा है तो जो आने वाले बच्चे हैं उनकी सपोर्ट के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि उनका एक सिलसिला बना रहे। तो ये मेरे ब्रांड का लोगो है, ठीक है, ऑक्स का एक्टिव वेयर का। तो इसमें जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम स्पेशल बच्चों की सपोर्ट करेंगे, और ये तब होता है जब आप खुद एक प्रोसेस से गुजरे हो, क्योंकि इसका कभी पहले ख्याल नहीं आया, क्योंकि हम कभी इस प्रोसेस से नहीं गुजरे, बातचीत सुनते थे, दर गुजर कर देते थे। जब आप खुद उस पेन के प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपको दूसरे बच्चों का एहसास होता है कि यार अगर मैं कल को नहीं भी रहा तो ये एक ब्रांड एक्टिव रहेगा, और इससे जो प्रॉफिट होगा वो स्पेशल बच्चों की फलाह के लिए काम करता रहेगा। ज़बरदस्त, बेहतरीन। ख़वातीन और हज़रात, ऑक्स एक्टिव वेयर एक ब्रांड है जो कि नईम ने लॉन्च किया है, और एक्टिव वेयर है इसके अंदर, और इससे जो भी सेल्स होंगी उससे बहुत बड़ा एक जो पोर्शन है सेल्स का, वो जो स्पेशल बच्चे हैं, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनकी फलाह के लिए उस पैसे को खुसूसी तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट विद ऑक्स एक्टिव वेयर। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ होंगे एक ऐसे शो के साथ जो कि पूरी कोशिश करेगा आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत तब्दीली लाने की। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुदा हाफ़िज़।